जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी मीना आंटी। जय गुरु जी की प्यारी संगत। मीना आंटी, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज क्लियर है? प्लीज बताओगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी की संगत। जय गुरु जी संगत जी, एम आई क्लियर इनफ? एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी विक्रम अंकल। जय गुरु जी अनु आंटी। जय गुरु जी अंजू आंटी। जय गुरु जी संगत परिवार, गुरु परिवार। कैन समवन प्लीज काइंडली टेल मी, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आपको? थैंक यू तेजिंदर अंकल। थैंक यू सो तेजिंदर आंटी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी का लख लख शुक्राना गुरु जी को और गुरु जी के पूरे गुरु परिवार को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना फिर से मुझे सेवा देने का, गुरु जी का गुणगान करने का, गुरु जी की दी हुई ब्लेसिंग्स को आपके साथ सत्संग के रूप में शेयर करने का। कहते हैं ना, गुरु जी के गुणगान से बड़ा कोई पाठ नहीं है, गुरु जी का गुणगान सबसे ऊंचा पाठ। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु जी मुझे उस गुणगान के पाठ की सेवा देने का। थैंक यू सो मच सोनिया कथुरिया आंटी। थैंक यू ब्लेसिंग्स टीम ये प्लेटफॉर्म बनाने का, और थैंक यू ऑल द सच सेवादास जिन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है, सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बेचारे दिन रात लगे रहते हैं कि इस लॉट में भी कोई आए, यहाँ भी कोई आए, ताकि आप और हम दुनिया भर से सत्संग सुन सकें, पॉजिटिविटी बढ़ सके, हमारा गुरु परिवार बढ़ सके और हमारा फेथ स्ट्रेंथन रहे, बिल्डअप हो। तो सोनिया कथुरिया आंटी, ब्लेसिंग्स टीम और सारे सेवादार को मेरा बहुत 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 थैंक्स। एंड गुरु जी आप सब लोगों को बहुत ब्लेस करें। शुक्राना मालिक, शुक्राना गुरु जी उन सारी ब्लेसिंग्स का जिनकी वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ, जिनको मैं सत्संग के रूप में शेयर कर रही हूँ। शुक्राना गुरु जी मुझे ये सेवा देने का, मुझे इस लायक समझने का कि मैं यहाँ आके आपके दरबार में बैठ के, आपके प्यारी संगत और गुरु परिवार के सामने बैठ के आपके दी हुई ब्लेसिंग्स को सत्संग के रूप में शेयर कर सकूँ। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो बुलवाना आप बुलवाना, सबको ब्लेस करना और शुक्राना कबूल करना मेरे मालिक। जय गुरु जी। तो गुरु जी की आज्ञा से मैं सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी मुझे माफ़ कर देना अगर आपने ये सत्संग पहले सुन रखे होंगे, क्योंकि सत्संग क्रिएट नहीं किए जा सकते, राइट। सत्संग जो होते हैं वो तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं, गुरुजी की दी हुई होती हैं। तो सत्संग कई बार ऐसा होता है कि 3, 4, 4th, 5th टाइम हम रिपीट करते हैं, लेकिन वो माहौल अलग होता है, सुनने वाले अलग होते हैं, दिन अलग होता है, टाइम अलग होता है। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स उस वक्त भी होती हैं। अगर कोई सत्संग आपको रिपीट सुनवा रहे हैं या मुझे रिपीट बुलवा रहे हैं, तो वो गुरुजी की मर्जी है, उसमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। तो अगर आपने सुना हुआ होगा तो भी ये सुन के सुन लो, ये सोच के सुन लो कि गुरुजी आपको फिर से ब्लेस कर रहे हैं, मुझे सुनवा के ब्लेस कर, बुलवा के ब्लेस कर रहे हैं और आपको सुनवा के। तो गुरुजी जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। गुरुजी ने मुझे कुछ महीने पहले इतना प्यारा लेसन दिया है, मॉरल दिया है, जो मेरे लिए सत्संग भी बन गया है। और मेरा बड़ा मन करता है हर बार सेवा शुरू करने से पहले उसी सत्संग से शुरुआत करूं, ताकि आप सब लोगों को और विश्वास हो जाए कि यहाँ पर जब हम गुरुजी का गुणगान करते हैं ना, वो गुरुजी करवाते हैं, उनकी मर्जी से होता है। हमारी प्लानिंग, हमारी प्रिपरेशन फ्यूटाइल है। संगत जी कुछ महीने पहले मुझे यही सोनिया कथुरिया आंटी ने गुरुजी ने सेवा दी थी इस पेज पे। मैंने ना उस दिन 1-2 दिन पहले से सोच रखा था, एक मेरे पास 3-in-1 स्वरूप है जिसमें गुरुजी महाराज हैं और गुरु नानक देव जी हैं और शिव जी हैं। तो मुझे लगता है वो स्वरूप बड़ा अच्छा है। और वो स्वरूप पहले मेरी फ्रेंड को दुबई में सत्संग में मिला था और उन्होंने मुझसे शेयर किया था। तो जब उन्होंने मुझे बताया ना कि आज उनको सत्संग में ये मिला है, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो स्वरूप। मैंने कहा वाओ, दिस स्वरूप स्पीक्स वॉल्यूम्स। क्योंकि हमारे गुरुजी शिव जी भी हैं, शिव जी का अवतार है, हमारे गुरुजी गुरु नानक देव जी भी हैं। तो मैंने कहा काश कि मेरे पास भी ये स्वरूप होता। तो मेरे मन में ना बहुत डिजायर पैदा हुआ इस स्वरूप के लिए, 3-in-1 स्वरूप के लिए।
तो संगत जी उसके बाद मैंने सोचा कि अगर उसको दुबई में मिल गया तो मुझे भी मिल जाएगा। आई वॉज रॉन्ग। गुरु जी की मर्जी के बिना कुछ नहीं मिलता। गुरु जी की मर्जी होती है, गुरु जी की टाइमिंग होती है, किसके पास कौन सा स्वरूप जाएगा। तो संगत जी जब मेरे हस्बैंड ट्रैवल के लिए गए तो मैंने उनको बोला कि आप दुबई से ना मेरे लिए 3-in-1 स्वरूप वहाँ की जो कोऑर्डिनेटर सोनिया आंटी है, सेवादार आंटी, उनसे मांगना। तो सोनिया विज आंटी से उन्होंने बोला, सोनिया विज आंटी ने कहा नहीं वो कभी आया होगा, अभी तो नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने गुरुजी को बोला, हाय गुरुजी वो स्वरूप बड़ा अच्छा है आपका। उसके बाद मेरे हस्बैंड पवन अंकल इंडिया गए। तो इंडिया में वो बड़े मंदिर के सेवादार हैं ना, जो क्या नाम है उनका, प्रवीण अंकल। गुरुजी प्रवीण अंकल को बहुत ब्लेस करें। तो प्रवीण अंकल से ना कई बार हम व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट करके यूके परिवार के लिए जब जब हमें चाहिए होता था ना, हम स्वरूप मंगाते थे। तो मैंने प्रवीण अंकल को रिक्वेस्ट किया कि अंकल ऐसा 3-in-1 स्वरूप पवन अंकल आए हुए हैं, अगर आप उनको प्लीज दे दो। तो वो कहते हैं नहीं ऐसा तो नहीं है, किसी ने कस्टम बनवाया होगा, हमारे पास तो नहीं है। तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसमें गुरुजी की मर्जी है। लेकिन गुरुजी को पता था कि वो स्वरूप मुझे चाहिए था और मुझे बहुत पसंद था। संगत जी अब ये बात लीला आंटी दुबई में जिनको मिला था, तो लीला आंटी को भी गुरुजी बहुत ब्लेस करे, उनको पता था, मुझे पता था, पवन अंकल को पता था, ऑफ कोर्स गुरुजी महाराज को तो पता ही था। संगत जी अब ये बात हो गई, जब बड़े मंदिर से नहीं मिला, जहां से मेरी फ्रेंड को मिला था लीला आंटी को, वहां से नहीं मिला तो और कहां से मिलेगा। लेकिन जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां गुरुजी महाराज की सोच शुरू होती है। मेरे हस्बैंड उस ट्रिप में अपनी सिस्टर, मेरी सिस्टर इन लॉ पूनम आंटी, गुरुजी पूनम आंटी को भी बहुत ब्लेस करें, तो उन्होंने पूनम आंटी से मिलना था। अब क्या है कि पूनम आंटी और उनकी फ्रेंड ना कई बार गुरुजी का चोला बना के मेरे लिए भेजते थे, तो वैसे भी अपने भाई बहनों ने मिलना था। तो वापस आने से पहले मेरे हस्बैंड पवन अंकल पूनम आंटी से मिलने के लिए गए, चोला लेने के लिए। तो पूनम आंटी को तो कुछ पता नहीं था सबके बारे में, ना ही पवन अंकल ने बताया था। पूनम आंटी ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट बॉक्स में, गिफ्ट डिब्बे में ना कुछ दिया, और उसके बाहर लिखा हुआ था माय फ्रेंड रेनू। ये रेनू आंटी और पूनम आंटी दोनों मिलके बड़े प्यार से गुरुजी के चोला बना के मुझ तक पहुंचाते थे। तो उनकी फ्रेंड रेनू आंटी, तो उन्होंने पूनम आंटी ने लिखा माय फ्रेंड रेनू हैज सेंट दिस फॉर मधु फ्रॉम गुरुजी साइड। माई फ्रेंड हैज सेंड दिस फॉर मधु फ्रॉम गुरुजी साइड। तो ये मेरे हस्बैंड ने पिक्चर गिफ्ट बॉक्स की और ऊपर लिखा हुआ क्लिक करके, सो आई वॉज वेरी एंशियस कि उसके अंदर क्या है। तो मैंने बोला नहीं आप मेरे पास लेके आना, मैं ही खोलूंगी। तो जब मेरे पास वो गिफ्ट बॉक्स आया तो मैं देख के हैरान हो गई, उसमें वही 3-in-1 स्वरूप। तो शुक्राना गुरुजी का, मेरे मन की बात पढ़ ली, और किसी को नहीं मालूम था। पूनम आंटी और रेनू आंटी तो दूर की बात रही, मतलब उनको इस इच्छा के बारे में हमने बताया ही नहीं था, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उनके पास होगा। पूनम आंटी तो नई नई जुड़ी हैं। तो लेकिन आप देखो गुरुजी को पता था। तो जहां हमारी सोच खत्म होती है गुरुजी की सोच शुरू होती है। मैंने सोचा बड़े मंदिर में नहीं मिला, और जहां से लीला आंटी को मिला दुबई से, वहां से नहीं मिला, तो अब कहां से मिलेगा। सोचो, गुरुजी कहते हैं अपना दिमाग मत लगाओ। तो शुक्राना गुरुजी का, इतना ब्यूटीफुल स्वरूप मुझे इतने अच्छे ढंग से ब्लेस किया। और इतने, मैं आपको बता रही हूँ, वो मैंने जो गिफ्ट बॉक्स है अभी तक संभाल के रखा हुआ है। और वो देखो ऐसे ढंग से मुझे दिया है गुरुजी ने, ब्लेसिंग दी है कि वो सत्संग, वो ही मेरे लिए सत्संग बन गया है। तो देखो कई बार गुरुजी ना जहाँ से आप चाहते हो या जब आप चाहते हो नहीं देते हैं ना, क्योंकि गुरुजी अपनी परफेक्ट टाइमिंग के हिसाब से देना चाहते हैं, और जो उनकी टाइमिंग होती है ना वो परमानेंट ब्लेसिंग होती है, और वो खुद ही सत्संग बन जाता है। तो कभी भी ये जिद मत करो गुरुजी आज मिल जाए, कल मिल जाए, ये मिल जाए। तो मुझे गुरुजी के डिफरेंट सत्संग से हर वक्त गुरुजी एक मॉरल, एक लेसन देते रहते हैं। तो वो जो 3-in-1 स्वरूप है, जैसे मैंने अभी आपके साथ सत्संग शेयर किया, वो मेरे लिए बड़ा स्वीट सत्संग है। तो जब अभी कुछ महीने पहले मुझे सोनिया गुरुजी ने सेवा दी सोनिया आंटी के पेज पे, तो मैंने ना 2 दिन पहले सोच रखा था कि वो सत्संग बड़ा स्वीट है, वो 3-in-1 स्वरूप वाला, मैं भूल नहीं जाऊं, वो मुझे शेयर जरूर करना है। मैंने क्या किया संगत जी, वो 3-in-1 स्वरूप ना यहाँ पे रख दिया, अपने सामने यहाँ रख दिया, ताकि वो एज अ विजुअल रिमाइंडर रहे, ताकि मैं भूलूं ही नहीं। गुरुजी कहते हैं जब आप गुरुजी के पास आते हो ना, तो अपनी अकल जूतियों के साथ छोड़ के आओ। लेकिन मैंने अपनी अकल लगाई, सो फुल ऑफ मी। ऐसा मुझे सोचना ही नहीं चाहिए था कि अगर गुरुजी ने सुनवाना है तो सुनवाना है, मुझे विजुअल रिमाइंडर रखने की क्या जरूरत थी। अपनी अकल लगाई, गलती करी। तो वो पूरी सेवा में, जब तक मैं सेवा करती रही, वो 3-in-1 स्वरूप यहाँ मेरी आंखों के सामने रहा, और मैं सोच रही थी कि मैंने विजुअल रिमाइंडर रख लिया है तो मैं भूलूंगी ही नहीं। संगत जी बिलीव मी, मैं पूरी सेवा कर ली, गुरुजी का गुणगान हो गया, गुरुजी का गुणगान करते हुए एज यूजुअल मैं बह गई। और जब आज्ञा लेने की टाइम आई, इनफैक्ट मैंने बोल भी दिया मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ, तब मेरी नजर पड़ी
उस 3-in-1 स्वरूप पे। मैंने कहा ओ माय गॉड, मैंने सोचा था कि स्वरूप रखा है विजुअल रिमाइंडर की तरह, मैं भूलूंगी नहीं। और आप सोचो, गुरुजी ने ये फिर से एक लेसन दिया कि तुम अपनी अकल मत लगाओ। गुरुजी का गुणगान होता है तो गुरुजी की मर्जी से होता है, जो गुरुजी ने सुनवाना है वो होता है। सोचो, मैंने यहाँ इतना बड़ा विजुअल रिमाइंडर रखा, सेवा हो गई, बाद में गुरुजी ने दिखाया ये प्रूव करने के लिए कि तुम्हारी नहीं चलेगी, जो मैंने सुनवाना है, जो सत्संग मैंने शेयर करवाना है वही शेयर होगा। तो संगत जी, इसलिए हर बार मेरा बड़ा मन करता है कि सत्संग की शुरुआत, सेवा की शुरुआत ही मैं उसी सत्संग से करूं, ताकि आप लोगों को भी ये प्रूव हो जाए और स्ट्रांग हो जाए आपके मन में, और मुझे भी दोबारा से बिल्डअप हो जाए फेथ कि गुरुजी की मर्जी के बिना कोई सत्संग शेयर नहीं होता, और गुरुजी ही सुनवाते हैं जो उन्होंने सुनवाना होता है। तो शुक्राना गुरुजी का फिर से वो ब्लेसिंग भी देने का, मुझे वो सीख देने का। अब संगत जी, मैंने सोचा तो है आज ये सत्संग शेयर करूं, तो देखते हैं गुरुजी सुनवाना चाहते हैं या नहीं। संगत जी, क्या हुआ, गुरुजी हमारे हेवनली फादर हैं, हमारे लिए प्रोटेक्टर हैं, हर वक्त हर मुसीबत से हमें बचाते हैं। मैं आपको बताऊं, मतलब गुरुजी की शरण में आने से पहले ना कितनी बार ऐसे आम चोटें तो आम लगती रहती थी, जैसे बेड का कोना लग गया, वो तो बहुत आम बात होती है, और वो कितनी जोर से लगता है। सोचो, बेड का कोना लग गया, आपने किचन में कोई अलमारी खोली और आपका दिमाग नहीं, मतलब उस वक्त एब्सेंट माइंडेड हो गया, उठे तो कितनी जोर से लगा। ये मेरे साथ भी और काफी लेडीज के साथ ये आम बात होती होगी गुरुजी की शरण में आने से पहले। लेकिन संगत जी, मैंने एक बात नोट करी है, गुरुजी की शरण में आने के बाद ये चीजें होती नहीं है, तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे गुरुजी, हमारे हेवनली फादर, हमारे पिता परमेश्वर, हमारे गुरु महाराज हर वक्त ही इज वॉचिंग ओवर अस, ही इज प्रोटेक्टिंग अस। वो हमारा ध्यान रख रहे हैं कि हमें कोई मतलब अननेसेसरी सुई भी ना चुभे। अगर कोई कष्ट आता है ना, तो वो गुरुजी की मर्जी से कर्म कटवाने को आता है। लेकिन ये जो इस तरह के जो माइनर एक्सीडेंट्स बोलूं मैं, ये छोटी छोटी चोटें लगती रहती थी, गुरुजी हर वक्त देखते रहते हैं। इस तरह की अब चोटें गुरुजी महाराज के शरण में आने के बाद मुझे तो नहीं लगती। अभी कल ही ऐसा हुआ, मैं किचन में बहुत सारे काम कर रही थी, वो किचन की कैबिनेट खुली हुई थी, एकदम से उठी, और मतलब अगर मैं एक माइक्रो सेकेंड और मेरी नजर नहीं जाती तो कितनी जोर से मुझे यहाँ लगता, एक माइक्रो सेकेंड और। तो ये क्या कोइंसिडेंस नहीं है, ये गुरुजी ने मेरी नजर वहां करी। आज सुबह भी मैं अपनी धुन में आ रही हूँ और वहां से उठा के आ रही हूँ, कैबिनेट की डोर खुली हुई है, उसके बिल्कुल नजदीक आके मेरी नजर गई, जैसे किसी ने बोला हो देख तू। तो ये तो छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स है। गुरुजी हर वक्त, मतलब वो जो मैंने बोला ना बेड का कॉर्नर, वो भी नहीं लगता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग एब्सेंट माइंडेड हो जाएं, हम लोग केयरलेस हो जाएं, नो, हमें तो पूरा ध्यान रखना है। लेकिन कई बार जैसे हम भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाता है, हम लोग केयरलेस हो जाते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज हैं जो हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इतना हमारा ध्यान रखते हैं, हमें कोई इस तरह की चोट नहीं लगने देते। तो गुरुजी का बड़ा शुक्राना। तो मैं आपको ये ऐसे ही एक सत्संग सुनाती हूँ कि कैसे गुरुजी ने मुझे बहुत छोटी सी चोट भी नहीं, बहुत छोटी सी एक चीज करके मुझे कितनी बड़ी मुसीबत से बचाया। संगत जी, क्या था, यहाँ यूके में जो वेदर होता है ना, मतलब थ्रू आउट द सीजन आप ऐसा समझ लो कि कोल्ड ही रहता है। मतलब यहाँ की जो समर भी है ना, वो भी उतनी समर नहीं है कि आप स्वेट करो। तो और मेरे जैसे लोग जो दुबई में रह चुके हैं, मुझे तो यहाँ पे ज़्यादा ही ठंड लगती है। तो मैं दुबई और इंडिया से ना छुट्टियाँ बिता के आई थी, और मेरा फर्स्ट वर्किंग डे था अगस्त। यहाँ पे जुलाई अगस्त में यहाँ की समर होती है, तो अगस्त का टाइम था, तो मतलब ऐसा उतनी ठंड नहीं होती है कि मैं मोटी जैकेट डालूं। लेकिन यूके का वेदर ऐसा है कि 1 घंटे में, 1 मिनट में चेंज हो जाता है। आप एक दिन में 3-4 सीजन देख सकते हो यहाँ पे। थोड़ी देर पहले सन निकला होगा, गर्मी होगी, थोड़ी देर बाद इतनी ठंड हो जाएगी, फिर स्नो हो जाएगा, बारिश तो यहाँ पे कभी भी होती रहती है। तो यहाँ का जो वेदर है ना, वो बहुत अनप्रडिक्टेबल है। लेकिन गर्मी में वो मोटी जैकेट की नॉर्मली जरूरत नहीं होती है। तो क्या था, मैं लेकिन रखती हूँ क्योंकि वो मेरे लिए रेनकोट की तरह भी काम करती है। तो क्या हुआ संगत जी, ये फर्स्ट वर्किंग डे था छुट्टियों के बाद का। तो मैंने जैकेट उठाई नहीं, क्यों, क्योंकि अभी इंडिया से होके आई थी, इंडिया की गर्मी से, और माइंड में था कि यहाँ पे भी अगस्त में गर्मी होती है, तो मैंने जैकेट निकाली नहीं, डालने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो मैंने रेनकोट टाइप वो जैकेट है वो डाली, और नॉर्मली मैं कैप भी रखती थी, यहाँ पे विंड वगैरह होती है, बाल नहीं खराब हो जाए ठंड से बचने के लिए। उस दिन कैप भी नहीं रखी क्योंकि फर्स्ट वर्किंग डे छुट्टियों के बाद कहाँ पड़ी होगी। तो ना तो मैंने वो हुडी वाली जैकेट रखी, ना कैप रखी, और अम्ब्रेला, हालांकि यहाँ पे
मोस्ट ऑफन इट कीप्स रेनिंग, लेकिन वो हैवी होते हैं, मैंने वो भी नहीं रखी। तो संगत जी मैं चली गई। जब मैं ऑफिस से निकलने लगी ना, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। तो मैंने कहा अरे यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कैप होती तो उससे मतलब बच जाते, बाल वाल नहीं भीगते, क्योंकि नॉर्मली तो सिर भीगता है तभी ठंड लगती है। और वो मेरे पास हुडी वाली जैकेट भी नहीं है जिसको मैं रेनकोट की तरह यूज़ करती हूँ। तो वो बारिश थी, तो मुझे ना 15 मिनट वेट करना पड़ा, बारिश रुक जाए तब मैं ऑफिस से निकलूँ। तो अब एक दिन ये हुआ था ना, तो मैंने मन में सोच लिया कि मैं कल ज़रूर लेके आऊँगी, वो कैप भी लेके आऊँगी और वो हुडी वाली जैकेट भी लेके आऊँगी, यहाँ तो कभी भी बारिश हो जाती है। तो संगत जी नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, मुझे याद था, मैंने वो हुडी वाली मोटी जैकेट भी रखी और कैप भी रखी। किस लिए, मैंने आपको बताया क्योंकि एक दिन पहले बारिश हो गई थी। तो नेक्स्ट डे जब मैं गई ना, तो नेक्स्ट डे वेदर चेंज था, मतलब गर्मी थी, और इतनी गर्मी थी उस दिन तो थोड़ा बहुत लोग कह रहे थे आज तो अवन जैसा लग रहा है। तो उस दिन गर्मी थी, बारिश भी नहीं हो रही थी। उस दिन शाम को जब मैं ऑफिस से निकली ना, वहाँ पे सनी ब्राइट डे है, मतलब गर्मी है, बारिश नहीं हो रही है और ठंड भी नहीं है। तो देयर वॉज नो रीज़न कि मैं जैकेट डालूं या कैप डालूं। तो मैंने सोचा डालूं, मैंने कहा नहीं, नहीं डाल दी। मैं ऑफिस से निकल गई। ऑफिस से निकलने के बाद बड़ा प्लेजेंट सा है, कोई ठंड नहीं है, कोई बारिश नहीं है, लेकिन कोई एक डिवाइन पावर थी जिसने विदाउट एनी रीजन पहले मुझे कैप पहनाई, फिर मुझे वो मोटी रेनकोट टाइप जो जैकेट होती है उसकी इतनी मोटी हुडी वाली कैप पहनाई। आप सोचो, आते जाते वाले लोग ना मेरे पे हंस रहे होंगे कि गर्मी है, बारिश नहीं हो रही है, और इस लड़की ने, क्योंकि मेरी कैप दिख भी रही थी, एक कैप और ऊपर से वो, मतलब दो हेड पे प्रोटेक्शन। मैंने अपनी मर्जी से नहीं डाली, मैंने अपनी सोच से नहीं डाली, क्योंकि सोच से तो बनता ही नहीं था, जब कोई रीज़न ही नहीं है मैं क्यों डालूंगी। लेकिन वो डिवाइन पावर है, वो गुरुजी महाराज हैं जिन्होंने मुझे बिना बताए अनइंटेंशनली मेरे से वो डलवाई। तो मैंने डाल ली और मैं वॉक किए जा रही हूँ, क्योंकि मैं वॉक करके थोड़ा जाती थी, आगे जाके मैं बस पकड़ती थी। तो मैं वॉक कर रही हूँ और मैं मन में सोच रही हूँ मैंने क्यों डाला, लोग मेरे पे हंस रहे होंगे यार मैंने क्यों डाला है, लेकिन अब मैं वॉक कर रही हूँ, उतारूँ क्यों। डलवा दिया गुरुजी ने, अब उतारने के आलस से उतारूँ क्यों। अब क्यों डलवाया, वो गुरुजी की मर्जी थी। संगत जी मैं आगे चली गई, वॉक कर रही थी, तो ना एक पैच है जहाँ पे मैं वॉक करती हूँ, जहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज हैं, वो उसे आप गार्डन टाइप कह सकते हो। तो वो पैच है, उसके बाद रोड क्रॉस करके मैं बस स्टॉप तक जाती हूँ। तो मैं उस पैच पे जा रही हूँ, वही दो हेड कवर, दो प्रोटेक्शन, वो करके अपना वॉक कर रही हूँ। इतनी जोर सी ऊपर से बहुत हार्ड टफ चीज मेरे सिर के बीच में गिरी, बहुत जोर सी संगत जी, इतनी जोर से गिरी कि मैं आई स्क्रीम्ड, मैंने कहा बहुत जोर से चिल्लाई। मुझे उस वक्त तो ऐसा लगा किसी ने मुझे बुलेट मारी है यहाँ पे, इतने जर्क से मेरे पे आया वो। तो मुझे लगा, और फिर मैं चिल्लाई और मैंने कहा कौन है, मुझे सच में ऐसा लगा जैसे किसी ने ऐसे कुछ किया है। मैंने आगे पीछे देखा, कुछ नहीं था। तो इतने में मैं ये सोच भी रही हूँ कि ये कहाँ से आया, और मैं मन ही मन में बोल भी रही हूँ क्या किया गुरुजी, क्यों मरवाया। तो जब मैंने ऊपर देखा ना, ऊपर से ना बहुत ही मोटा हार्ड शेल वाला कोई फ्रूट गिरा था, क्योंकि वहां पे फ्रूटी ट्रीज थी, बहुत ही मोटा हार्ड शेल वाला, क्योंकि वो नीचे गिरे हुए पड़े थे, इतना बड़ा मोटा। तो मैंने बोला क्यों मरवाया गुरुजी। तो इतनी स्ट्रांग टेलीपैथी से पंजाबी में आवाज आई, मरवाया नहीं बचवाया। तो तब मुझे सारा फ्लैशबैक हुआ कि गुरुजी ने मुझे क्यों, वो कोई रीजन नहीं था, ना तो बारिश हो रही थी ना ठंड थी, गुरुजी ने मुझे क्यों कैप और इतनी मोटी हुडी जैकेट वाली वो कैप कवर डलवाया, क्यों डलवाया गुरुजी ने मेरी मर्जी के बिना। इसलिए क्योंकि गुरुजी को पता था आगे कुछ होने वाला है, तो कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। कहते ना तलवार को सुई की तरह कर दिया। तो संगत जी मुझे चोट बिल्कुल नहीं लगी, वो कुछ मिनट के लिए मुझे एकदम से झटके से, कोई यहाँ मिडिल ऑफ द हेड आपको कुछ लगे तो आप तो घूम जाओगे। तो जब मेरे को अंदर से आवाज आई ना, मरवाया नहीं बचवाया, और ये फ्लैशबैक हुआ, मीनवाइल तो मेरा वो जो फीलिंग थी वो भी खत्म हो गई, चोट वोट तो दूर की बात रही, उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कुछ हुआ। तो चोट लगी नहीं, बस एकदम से कुछ जर्क रिएक्शन था। तो देखो गुरुजी ने इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया, और कैसे। तो दिस अगेन प्रूव्स कि गुरुजी 24/7 ही इज वॉचिंग ओवर अस, ही इज लुकिंग आफ्टर अस, ही इज प्रोटेक्टिंग अस। तो अब जब आज सुबह मेरे साथ कैबिनेट वाला हुआ ना, मैंने एकदम से देखा, यहाँ पे आके मुझे गुरुजी ने वहां दिखाया कि तू देख खुला पड़ा है, वरना कितनी बड़ी चोट लगती। कल भी हुआ। तो मैं 2 दिन से सोच रही थी नेक्स्ट मुझे जो भी सेवा मिलेगी ना, मैं जरूर ये सत्संग सुनाऊंगी अगर गुरुजी की मर्जी हुई, क्योंकि आप सब लोगों को, मुझे, हम सब लोगों को ये फिर से स्ट्रेंथन होना चाहिए हमारा फेथ, कि ऑल्दो हमें केयरलेस नहीं रहना, हमने पूरी प्रिवेंशन लेनी है, पूरा ध्यान से चलना है, काम करना है। लेकिन अगर कभी रह जाता है, गुरुजी महाराज हैं, वो हमें हर मुसीबत से बचाते हैं। तो गुरुजी बहुत शुक्राना, उस दिन आपने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया, और बचाया भी ऐसे इतने ब्यूटीफुल ढंग से, मेरे लिए एक सत्संग बना दिया, इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी, सबक सिखा दिया। तो गुरुजी का बड़ा शुक्राना।
संगत जी, कोरोना टाइम फैला हुआ है, मतलब इंडिया में तो फिर भी सब कुछ खुल गया है, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड यूके में अभी भी लॉकडाउन है, अभी भी गया नहीं है। डोंट टेक इट लाइटली। तो इससे ये भी पता चलता है कि गुरुजी हैं बचाने के लिए, बट डोंट टेक हिम फॉर ग्रांटेड। अपनी पूरी मास्क वगैरह पहनिए, अपना ध्यान रखिए, केयरलेस मत रहिए। गुरुजी महाराज हैं, वो हमारा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन अगर गुरुजी महाराज देखेंगे आप जान के सब कुछ उनके ऊपर छोड़ रहे हो, वो भी ठीक नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी, जैसे मुझे बचाया, जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, उनको, उनकी फैमिलीज को हर मुसीबत से बचाओ गुरुजी। हम सबका हमेशा ध्यान रखते रहो, एज अ हेवनली फादर, एज पिता परमेश्वर, एज गुरुजी महाराज, एज रब। गुरुजी का बड़ा शुक्राना। अब मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ जो अभी आई थिंक 2-3 वीक्स पहले का, यह बहुत ही रीसेंट सत्संग है मेरे लिए। तो वो सत्संग है, सत्संग कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सत्संग वो होता है जब आपको गुरुजी की प्रेजेंस फील हो, जब आपको लगे कि गुरुजी ने ब्लेस किया। ये सब कुछ ही उनकी मर्जी से होता है, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग मोमेंट्स होते हैं जब आपके मन में गुरुजी के लिए बड़ा प्यार आता है, बड़ा शुक्राना आता है, और बहुत ही ऑब्वियस और क्लियर हो जाता है, अरे ये कैसे हो गया, कोइंसिडेंट नहीं, लेकिन कोइंसिडेंस तो है नहीं, तो गुरुजी ने किया है। वो सत्संग, सत्संग छोटे बड़े नहीं होते। किसी का कैंसर ठीक कर दिया, वो भी सत्संग है। जैसे मैंने बताया, मुझे मुसीबत से बचाया, वो भी सत्संग है। छोटी सी कैबिनेट खुली हुई थी, 1 सेकंड पहले नहीं देखती तो चोट लग जाती, वो भी सत्संग है। सत्संग छोटा बड़ा नहीं होता। आप कहीं शॉपिंग करने गए, आपको अनएक्सपेक्टेडली बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल गया और आपको मनपसंद चीज मिल गई, वो भी सत्संग है। सत्संग कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जब भी गुरुजी की गुरुजी की प्रेजेंस फील हो, गुरुजी ब्लेस करें, जब भी आपको गुरुजी ब्लेस करें, वो सत्संग ही है। हर सत्संग का शुक्राना, कोई छोटा बड़ा सत्संग नहीं है। गुरुजी महाराज हर चीज का शुक्राना, हर सत्संग का शुक्राना। संगत जी, क्या हुआ, अभी 2-3 हफ्ते पहले ना, संडे का दिन था, मैं बैठी हुई थी। तो मतलब जब वीकेंड पे, संडे पे, सब संडे का मैं यहाँ पे गुरुजी हर संडे को सत्संग कराते हैं। तो वो सत्संग होता है और बड़ा अच्छा लगता है, गुरुजी के साथ बैठते हैं। तो सत्संग के बाद फैमिली को सब खिला के, कहने का मतलब ये, जब सब कुछ करके फ्री होके बैठते हैं ना, तो आई एम श्योर नॉट ओनली विद मी, विद मेनी ऑफ यू, वो वी टाइम होता है, मी एंड गुरुजी, मैं और मेरे गुरुजी महाराज, वो वी टाइम। तो संडे का ये वो वी टाइम था, यूके में 4 PM था, वो वी टाइम मेरा और मेरे गुरुजी महाराज के साथ का टाइम था। तो मैं सारे काम करके रिलैक्स होने के लिए बैठी, तो यहाँ गुरुजी महाराज का स्वरूप है और यहाँ मैं बैठी। तो मतलब मेरे मन में तो ये चल रहा था, चलो गुरुजी अब आप और मैं, अब मैं शुरू कर रही हूँ, फेसबुक यूट्यूब ऑन कर रही हूँ, आपने जो सत्संग सुनवाना है, मुझे जो मैसेज देना है वो दो। तो ये मेरे सिर्फ संगत जी, ये मैं क्या सिली हूँ, क्या बोलती हूँ, क्या करती हूँ, हम लोग क्या करते हैं, उस पर मत देखना, ये भाव देखना और कैसे गुरुजी भाव पढ़ते हैं। तो मैंने बोला आ जाओ गुरुजी, आ जाओ आ जाओ, चलो गुरुजी आ जाओ आ जाओ, मिलके, मतलब ये था कि चलो गुरुजी मिलके वी टाइम बिताते हैं, आपने मुझे जो सुनवाना है, जो मैसेज देना है, जैसे ब्लेस करना है करो। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो आ जाओ गुरुजी आ जाओ, ऐसे किया। और यहाँ से क्या देखती हूँ, गुरुजी बोस्टन परिवार, बोस्टन संगत की अभी अभी सत्संग शुरू हुआ था, उनकी आरती की थाली थी। जब मैंने कहा आ जाओ गुरुजी आ जाओ, उसी ढंग से यहाँ पे आरती की थाली आई और आंटी कहती हैं संगत जी आरती ले लो। अब आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू एक्सप्रेस इट टू यू कि वो मेरे लिए क्या मोमेंट रहा होगा। मैंने कहा आ जाओ गुरुजी आ जाओ, और यहाँ से मुझे वो ऐसे आरती दे रही हैं, जैसे कि इंस्टेंट रिएक्शन था। मैंने गुरुजी को कहा आ जाओ और गुरुजी यहाँ से आ गए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरा मुंह, मैंने कहा हाँ ये कैसे हो गया। अभी मैंने बोला आ जाओ गुरुजी, और वहां से आरती की थाली बिल्कुल मेरी तरफ, और वो आंटी कह रही हैं संगत जी आरती ले लो। मैं यहाँ कह रही हूँ आ जाओ और वो कह रही हैं ऐसे। मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो देखो गुरुजी भाव पढ़ते, गुरुजी को लगा कि मेरे साथ टाइम बिताने आई है, बैठो मैं इसके साथ, बुलाया और कैसे आरती की था, उसी वक्त होना था। मुझे बताओ, ये टाइमिंग गुरुजी डिसाइड करते हैं, ही इज द मास्टर प्लानर। अगर वो बाद में होता या पहले होता, या मेरे मन में वो सोच आई होती गुरुजी आ जाओ, तब ये इतना मुझे अच्छा नहीं लगता, इतनी बड़ी ब्लेसिंग नहीं लगती। तो गुरुजी ना ऐसी टाइमिंग भी डिसाइड करते हैं, ऐसी स्वीट मोमेंट्स देते रहते हैं जो लाइफ टाइम हमें याद रहती हैं, जो हमारे लिए सत्संग बन जाती हैं, जो हम यहाँ पे आके शेयर करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, मन से गुरुजी के लिए शुक्राना ही शुक्राना निकलता है। तो गुरुजी का बड़ा शुक्राना, हम सबको अपना प्यार देने का, हमारे साथ हमेशा रहने का। संगत जी, अब मैं आपको ये गद्दी का सत्संग सुनाती हूँ। अभी जब जिक्र हुआ है ना कि हर संडे को सत्संग होता है, तो ये ब्लेस्ड गद्दी के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है।
और मुझे लगता है कि मैं हर दिन तो गुरुजी का शुक्राना करती ही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जितना हो सके ना एवरी ऑल्टरनेट सेवा मुझे इस ब्लेस्ड गद्दी के लिए तो शुक्राना करते रहना चाहिए। ये मेरी गुरुजी से अरदास है कि इस गद्दी का शुक्राना मेरे से निकलवाते रहें, क्योंकि होगा वही, सुनवाएंगे वही, तो मेरी गुरुजी से अरदास है। संगत जी, ये गद्दी आप देख रहे हैं ना, क्या है कि जब हम शुरू शुरू में यहाँ आए थे ना, मैं 2018 जुलाई में गुरुजी से जुड़ी थी। तो वो कैसे जुड़ी थी, शुरू में क्या हुआ, वो तो बहुत बार आपने सुना होगा, गुरुजी ने पहले सुनवाया। तो संगत जी, गुरुजी की ना बहुत ब्लेसिंग्स मिली मुझे, मेरी बेटी आरुषि आंटी को, मेरे हस्बैंड पवन अंकल को। अगर आज मौका लगा और गुरुजी की चाह हुई तो मैं आपको ये भी सुनाऊंगी कि कैसे गुरुजी ने पवन अंकल को बचाया। तो ऐसे गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग्स थी। और गुरुजी ने सत्संग में बुलाना शुरू कर दिया। गुरुजी के सत्संग में जाके तो आप सब लोग को पता ही है कितना अच्छा लगता है। गुरुजी का मंत्र जाप, आरती, गुरुजी का इतना लविंग गुरु परिवार, वो शब्द सुनना, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, every bit of it I love it, everybody loves it। तो वो सत्संग में जाना बड़ा अच्छा लगता था। तो गुरुजी सत्संग में बुलाते थे, सत्संग में ब्लेसिंग्स मिलती थी, बड़ा आनंद आता था, सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। फिर क्या हुआ, अब ये लॉकडाउन आ गया 2020 मार्च में। तो जब लॉकडाउन आया ना, तो बाहर के फिजिकल सत्संग तो बंद हो गए। तो मन में बड़ा लगता था, हाय गुरुजी सत्संग को मिस कर रहे हैं। तो बहुत लोगों ने ऐसा कहा होगा। तो संगत जी, एक ना उन्हीं जब कोविड शुरू ही हुआ था ना, उसी के अराउंड एक ना एवरी संडे यूके टाइम 12:30 to 2:30 PM के लिए ना एक वर्चुअल सत्संग शुरू हो गए। वर्चुअल सत्संग, अब वो मुझे नहीं पता वो यूरोप वाइड है, यूके वाइड है या वर्ल्ड वाइड ग्लोबल है, लेकिन मैं उसको ग्लोबल सत्संग कहती हूँ। जो भी वो सत्संग है, तो वो ग्लोबल वर्चुअल संडे सत्संग। तो उस संडे को वर्चुअल सत्संग के लिए ना उसकी प्ले लिस्ट या तो सैटरडे इवनिंग आ जाती है, संडे मॉर्निंग आ जाती है, 12:30 PM to 2 PM। उसका ओरिजिन ऐसे हुआ था क्योंकि इतनी नेगेटिविटी है, इतनी बीमारियां, इतने लोगों को मतलब कोविड हो रहा है, तो कलेक्टिव प्रेयर, कलेक्टिव अरदास बड़ी पावरफुल होती है। तो अगर सेम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जुड़ के सत्संग करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, ये इस महामारी को दूर करने के लिए, गुरुजी की प्रोटेक्शन के लिए, तो उसका बहुत सिग्निफिकेंस होगा। तो कलेक्टिव प्रेयर इज़ वेरी पावरफुल, ये रीज़न था, उसकी वजह से वो वर्चुअल सत्संग शुरू हुए। और बाकी और बहुत रीज़न रहे होंगे, गुरुजी को पता है। तो जब मैं ये सोचती थी कि हाय लॉकडाउन हो गया, बाहर सत्संग को मिस कर रही हूँ, तो उन दिनों में ये वर्चुअल संडे सत्संग की प्लेलिस्ट आई। तो संगत जी, जब वो आई ना, तो मेरा बड़ा मन किया कि संडे को मैं ये वर्चुअल प्लेलिस्ट चलाऊंगी। मेरा क्या मन किया, थॉट तो गुरुजी डालते हैं। तो वो जब पहली बार मैंने वो संडे को वो प्लेलिस्ट चलाई ना, तो मैंने नहीं सोचा था कि वो कितनी लंबी चलवाएंगे, मतलब कितना लंबा वो सीरीज चलेगी या कितनी मेरे लिए मेमोरेबल चीज़ बन जाएगी। मैंने तो ऐसे ही चला ले, मिस कर रही थी सत्संग को। और उन दिनों में ना मुझे कोई स्टमक इशू चल रहा था, बहुत मतलब सीवियर स्टमक इशू चल रहा था। तो मैंने वो प्लेलिस्ट चलाई और जैसे मन किया चाय प्रसाद भी बना लिया, कड़ा प्रसाद भी बना लिया। और तब ये गद्दी नहीं थी, लेकिन वो गुरुजी का स्वरूप था जो बड़े मंदिर से आया, ये वाला स्वरूप। ये स्वरूप ऐसे ही स्टैंड पे था, गद्दी नहीं थी। और शब्द चले, वो प्लेलिस्ट चली, आरती भी करी हमने, लेकिन ये गद्दी नहीं थी। संगत जी, जब आरती करी ना, तो आरती के बाद मेरा मन किया कि मैं डांस करूं। अब संगत जी, ना तो मैं गुड डांसर हूँ, ना डांसिंग मेरी हॉबी है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं डांस करती रहती हूँ। क्यों मेरे को नचवाया गुरुजी ने, मुझे नहीं पता। एक तो मुझे उस सत्संग का आनंद बहुत आया, बहुत आनंद आया, मैं आपको बता नहीं सकती थी। वो जो मेरी सोल की भूख थी ना सत्संग के लिए, वो खत्म, मतलब वो सेटिस्फाई होगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा उस सत्संग में अच्छा लगा, क्योंकि गुरुजी ने वो फील भी दिलवाई। बस गद्दी की कमी थी, लेकिन अदरवाइज चाय प्रसाद हमने बनाया, कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी के साथ बैठे। तो आरती के बाद ना पता नहीं क्या हुआ, मैंने ना नाचना शुरू कर दिया। मुझे खुद ही नहीं पता क्या हुआ, मैंने अपनी मर्जी से नहीं नाची। मैंने बताया ना, मुझे नाचने का शौक नहीं है, मुझे तो आता ही नहीं है। तो मैं तो यही बोलूँगी, गुरुजी ने नचवाया। पता नहीं क्यों मैं नाचने लग गई। और संगत जी, आप बिलीव करोगे, नाचने के बाद ना मेरी वो स्टमक प्रॉब्लम खत्म हो गई। वो जो मेरी स्टमक प्रॉब्लम चल रही थी वो खत्म हो गई और मुझे इतना लाइट लगा, मैं हैरान हो गई ये क्या था। तो इसका मतलब क्या था, एक तो वो सत्संग इतना पावरफुल था, गुरुजी महाराज थे, और गुरुजी महाराज ने नचवाया मुझे कि मैं अपनी मर्जी से नहीं नाची, और मैं नाची और मेरी वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, गुरुजी का बड़ा शुक्राना किया।
तो उस दिन से ना मेरे मन में इस सत्संग के लिए बहुत ही रिस्पेक्ट पैदा हो गई। हर सत्संग ही रिस्पेक्टफुल होता है, तो मतलब गुरुजी ना मेरे मन में वो चाह पैदा कर दी कि तू हर संडे को वो सत्संग कर। तो वो रीज़न था कि मैं, और वैसे ही सत्संग को मैं मिस कर रही थी, तो उसके बाद मैं हर संडे को ना वैसे ही करती थी। वो प्लेलिस्ट आ जाती थी और ऐसे ही होता था, सब कुछ आरती होती थी और गुरुजी को बड़ा मज़ा आता था। अदरवाइज आप ये सोचो, हम अपने इतने बिजी लाइफ में कभी 2 घंटे नॉन स्टॉप बैठ के गुरुजी के सामने शब्द सुनेंगे? और हमें पता है कि गुरुजी शब्द से भी क्योर करते हैं, ब्लेस करते हैं। अब बाहर के सत्संग होते हैं, इनवाइट आता है तो हम भागे चले जाते हैं, लेकिन ऐसे देखो बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। बड़े मंदिर गुरुजी का आश्रम पे भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। अगर आप यूट्यूब खोलोगे बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। अगर हमें ऑप्शन दी जाए ना, शायद ही हम में से कोई होगा हम प्लेलिस्ट चला के 1 दिन 2 घंटे का टाइम निकाल के बैठेंगे। लेकिन गुरुजी ने मेरी वो स्टमक प्रॉब्लम ठीक करके मेरे मन में वो चाह पैदा कर दी, फेथ बिल्ड कर दिया कि मैं हर संडे को सत्संग में बैठूं। तो उस दिन के बाद से हर संडे को ऐसे ही सत्संग में गुरुजी महाराज बिठाते थे, शब्द सुनवाते थे, बड़ा आनंद आता था। तो संगत जी क्या हुआ, ये मेरे ख्याल अप्रैल से ये सिलसिला शुरू हुआ, ब्लेसिंग शुरू हुई संडे सत्संग की। तो जून आ गया। अब जब जून एंड आया ना, तो जून एंड में मैं बैठी थी, तो मैंने ऐसे ही संडे का सत्संग हो गया। तो मैंने कहा गुरुजी मैं बड़े ही प्यार से संडे को सत्संग में आपके साथ बैठती हूँ, तो मुझे पता है आते तो हर सत्संग में, लेकिन आप आते तो हो ना। हम लोग कई बार सिली एंड डाउट करने लग जाते हैं, सॉरी गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी बड़े प्यार से हम लोग प्रसाद बनाते हैं, तो बड़े प्यार से बैठते हैं, आप आते तो हो ना। तो मन में बड़ी एक पंजाबी में मतलब स्ट्रांग आवाज आई, तो सब कुछ तय कर दी है, मेरी गद्दी नहीं लांदी। अब संगत जी इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप गुरुजी की गद्दी नहीं लगाओगे तो गुरुजी नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। गुरुजी का तो एक छोटा सा स्वरूप रख लो, उनको मन से याद कर लो, तब भी गुरुजी आ जाते हैं। वो तो आपका भाव देखते हैं। लेकिन कई बार गुरुजी आपको आपका भाव देख के आपको जवाब देते हैं, उसके पीछे भी ब्लेसिंग होती है। तो मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप गद्दी नहीं लगाते हो तो गुरुजी नहीं आते हैं, लेकिन मेरे केस में जब मैंने ये थोड़ा जिसे बोलूँ डाउट किया, या थोड़ा सा मन में आया कि गुरुजी आप आते तो हो, तो बड़े स्ट्रांग से टेलीपैथी से आया, तो सब कुछ तय कर दिए, गद्दी नहीं लांदी। और संगत जी जब लॉकडाउन से पहले ना गुरुजी ने ब्लेस किया, हमारे यहाँ भी सत्संग होते थे। तो हमारे यहाँ जब सत्संग होते थे ना, हमारे यहाँ 2 3 सीटर सोफा है, कोई सिंगल सीटर सोफा नहीं है। उसका सिंपल एक लाइन में रीजन बताऊंगी कि जब हम फर्नीचर लेने गए थे ना, मेरे हस्बैंड को ये सोफा का मॉडल पसंद आया था और इसमें 2 सीटर या सिंगल सीटर नहीं होता। मैंने बोला अभी कि ड्राइंग रूम खाली खाली रहेगा, तो उन्होंने बोला ऐसी बात है तो हम 2 3 सीटर लेते हैं, लेकिन लेना तो यही मॉडल है। तो दिस वॉज द रीजन कि हमारे यहाँ 3 सीटर सोफा है, लेकिन हमारे यहाँ डबल सीटर या सिंगल सीटर सोफा नहीं था। तो हमारे यहाँ जब शुरू में गुरुजी के सत्संग हुए ना, तो हमने बड़े प्यार से वो 3 सीटर सोफा को सेंटर में रखते थे, गुरुजी का आसन लगाते थे, दरबार लगाते थे। तो शुरू के 1 2 3 सत्संग में तो बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद लगा कि ना बार बार, एक तो हमें लगा कि चेंज होना चाहिए गुरुजी की, काश कि हमारे पास सिंगल सीटर सोफा होता तो उस पर गुरुजी का आसन लगाते। और कई बार ये भी लगता था कि बार बार 3 सीटर सोफा को यहाँ सेंटर में लाना पड़ता है। तो ना तब से मेरे मन में ना ये डिज़ायर होती थी कि काश कि मेरे पास सिंगल सीटर सोफ़ा होता तो मैं उस पर गुरुजी की गद्दी लगाती। ये मेरी चली रही थी। उसके बाद अब ये जब संडे के सत्संग हो गए, तो जब आवाज़ आई ना तो मेरी गद्दी नहीं लांदी, तो मैंने कहा है गुरुजी काश कि मेरे पास सिंगल सीटर सोफ़ा होता तो मैं आपकी गद्दी लगाती। क्योंकि मैं ये संडे सत्संग में चाहती तो लगा सकती थी 3 सीटर सोफ़ा को सेंटर में ला के, क्योंकि अगर आपको हर वीक सत्संग करना है तो मुझे लगता था कि मतलब संडे को लगाओ फिर से पुश करो, तो वो मतलब हमने ये सोचा इनकन्वीनियंस, इसलिए हम गुरुजी का स्वरूप रखते थे, उस सोफा को नहीं शिफ्ट करते थे, कोई गद्दी नहीं लगाते थे। लेकिन उस संडे को जब मन में आया कि गुरुजी आप आते तो हो ना, तो ऐसे लगा जैसे आवाज आई है कि तू सब कुछ तय कर दिया, मेरी गद्दी नहीं लांदी। तो तब मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा गुरुजी, फिर मैंने कहा गुरुजी काश कि मेरे पास सिंगल सीटर सोफ़ा होता, काश की तो मैं आपकी गद्दी लगाती। और संगत जी मैंने कहा मेरे को सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की गद्दी के लिए सिंगल सीटर सोफ़ा चाहिए, अदरवाइज मुझे नहीं चाहिए सिंगल सीटर सोफ़ा, चेयर या कुछ भी जो सिर्फ गुरुजी की गद्दी के लिए मैं लगाऊं। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता ये मेरे मन की आवाज़ है या आप मुझे सिग्नल कर रहे हो, लेकिन अगर ये बात आई गई है, आवाज़ आई रही है, तो मैं नेक्स्ट संडे के सत्संग में मैं आपकी गद्दी लगाऊंगी, चाहे उसके लिए कोई भी अरेंजमेंट करूं। तो संगत जी नेक्स्ट संडे को मैंने अपनी बेटी की स्टडी टेबल के साथ की जो चेयर है ना वो रखी, उसके ऊपर गुरुजी का आसन लगाया। और मैं बोली जा रही हूँ लाइक अ फुलिश पर्सन, तो मैंने कहा गुरुजी सॉरी आपको टाइट लग रहा होगा, जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा, जैसे ही मौका लगेगा मैं फर्नीचर शॉप पे जाऊंगी तो मैं सिंगल सीटर सोफा लेके आऊंगी, ओनली एंड ओनली आपकी गद्दी के लिए।
अब गुरुजी को क्या टाइट और क्या लूज, मतलब वो तो हमने सुना है हवा पे चलते थे, उनके तो पैर भी जमीन पर, चरण कमल भी जमीन पर नहीं पड़ते थे। लेकिन हम लोग लाइक सिली पीपल कई बार ऐसे बोलते रहते। तो मैंने बोला गुरुजी सॉरी आपको टाइट लग रहा हो, क्योंकि वो चेयर छोटी थी। तो मैंने कहा सॉरी गुरुजी आपको टाइट लग रहा होगा, जब भी मौका लगेगा ना तो मैं एक सोफा लेके आऊंगी आपकी गद्दी के लिए। अब संगत जी ये बात हो गई, मन में ख्वाहिश बढ़ती गई। मैं सिंगल सीटर सोफा नहीं बोलूंगी, गद्दी बोलूंगी। गुरुजी की गद्दी के लिए ख्वाहिश बढ़ती गई। फिर क्या हुआ, ये जून एंड का टाइम था। किसी संगत को गुरुजी ने विजन में दिखाया था कि मधु आंटी को 5 जुलाई को या 1 जुलाई को अपने यहाँ संगत करना चाहिए। उन्होंने विजन में सत्संग करना चाहिए। उन्होंने विजन में देखा कि मधु आंटी के यहाँ गुरुजी सत्संग में मधु आंटी के सिर पे गुरुजी हाथ फेर के ब्लेस कर रहे हैं। अब संगत जी गुरु जी से 1 to 1 कनेक्शन करना चाहिए, कभी भी ऐसे कोई कुछ कहे नहीं। लेकिन जहाँ ये बात है कि सिर्फ सत्संग करने की तो बात है, तो इसकी पॉजिटिव चीज ले ली। वैसे मतलब 1 to 1 कनेक्शन होना चाहिए। लेकिन कई बार गुरु जी किसी को जरिया बना के मैसेज भी कन्वे करते हैं, और मुझे लगा कि इसमें कोई हार्म नहीं है घर में सत्संग करने का। अगर किसी को विजन आया है और वो सत्संग करने के बारे में, अच्छी चीज के बारे में है, तो लेट मी फॉलो इट, लेट मी ओबे इट। तो मैंने कहा ठीक है, उनको विजन में आया है और कोई सत्संग करना तो अच्छी बात है। तो सोचा 1 जुलाई को सत्संग करते हैं। संगत जी अब 1 जुलाई को क्योंकि किसी को विजन आया था और ये अच्छे से सत्संग करना था, अच्छे से मतलब कि हमने सोचा जूम स्ट्रीम भी करेंगे। तो 1 जुलाई को हमने इनवाइट बनाया और गुरु परिवार के साथ सत्संग करना था, हमने जूम स्ट्रीम करना था। तो क्या किया हमने, वो बड़े सोफे को सेंटर में शिफ्ट किया और गुरु जी का बड़ा दरबार लगाया। तो जब सत्संग हो गया ना बहुत अच्छे से, तो शाम को फिर से जब मैंने देखा ना, तो हस्बैंड और मेरी बात हो रही थी कि भाई हम दरबार कब बढ़ाएंगे, क्योंकि जब वो यहाँ पे सोफा आता है तो टीवी देखने में प्रॉब्लम होती है ये वो। तो मैंने उनको बोला नहीं आज तो नहीं, 1-2 दिन के बाद बढ़ाएंगे। तो फिर से मन में वो ख्वाहिश हुई, काश कि मेरे पास सिंगल सीटर सोफा होता, मैं गुरुजी की गद्दी लगाती, बार बार ये सोफे का इधर उधर नहीं होता। तो मतलब देखो गुरुजी ने कैसे कैसे इंस्टेंसेस किए, मेरे मन में वो ख्वाहिश स्ट्रांग कर दी। तो संगत जी 1 जुलाई वॉज द लास्ट डे जब मेरे मन में ये स्ट्रांग इतनी डिज़ायर हुई, और मैंने अपने हस्बैंड पवन अंकल को बोला कि अब तो बस मेरे से नहीं रहा जाता, मुझे सिंगल सीटर सोफा चाहिए गुरुजी की गद्दी के लिए, सिर्फ गुरुजी की गद्दी के लिए। तो हमने डिसाइड किया जब भी मौका लगेगा जाएंगे। ये तो हो गई मेरे साइड की बात। अब आप देखो दूसरी तरफ एक रमन आंटी है, गुरुजी रमन आंटी को बहुत ब्लेस करें। वो यूके परिवार की थी, अब वो इंडिया शिफ्ट हो गई हैं। तो संगत जी वो ना यूके से इंडिया शिफ्ट होने की उनकी तैयारी 2-3 महीने से चल रही थी, और 2-3 महीने से ना वो अपने घर का सारा फर्नीचर कार डिस्पोज ऑफ कर रही थी, और वो बहुत इजीली उनका होता जा रहा था। वो लगाती थी, कोई देखने आता था, इतने सारे प्लेटफॉर्म से आजकल तो डिस्पोज ऑफ करने के लिए, और उनका सब कुछ स्मूथली हो रहा था। तो जब उनका ये चल रहा था ना वाइंडिंग अप, और ये एक तो उनके हस्बैंड रमन अंकल, गुरुजी उनको भी बहुत ब्लेस करें। तो रमन अंकल और संदीप आंटी के मन में ना ये एक वरी टाइप आ गया कि अगर बाद में कुछ सामान रह जाएगा तो क्या करेंगे। उन्होंने जैसे गुरुजी को अपनी वरी एक्सप्रेस की होगी, और उन्होंने स्पेसिफिकली उनके यहाँ ना एक बहुत बड़ा स्वरूप है, बहुत ही अच्छे से फ्रेमिंग और लेमिनेशन हो रखी है। तो उन्होंने उस स्वरूप का भी सोचा कि इस स्वरूप को कैसे लेके जाएंगे, और अगर सामान हमारा बच गया तो कैसे करेंगे। यू कैन इमेजिन अगर आप 5 साल रहने के बाद शिफ्ट हो रहे होते तो कितना सामान होता है। तो देखो गुरुजी ने उनकी वरी को कैसे आंसर किया। जब उनके मन में ये चल रहा था, आई थिंक उनके मन में रात को चला, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग या सेम विद इन 1 आवर जो भी है, मेरे हस्बैंड पवन अंकल ने अपनी तरफ से संदीप अंकल को कर्टसी कॉल करी। लेकिन हम जानते हैं वो गुरुजी ने थॉट दी होगी, उन्होंने अपनी तरफ से कर्टसी कॉल करी, लेकिन एक्चुअली तो गुरुजी संदीप अंकल और रमन आंटी की वरी को दूर कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड पवन अंकल ने तो अपनी तरफ से कहा कि हेलो हाय कर लेता, उनको फ़ोन किया, और फ़ोन में उन्होंने देखो पवन अंकल के मुंह से गुरुजी ने निकलवाया, अगर आपका कोई सामान रह जाए ना, मैं तो इंडिया जाता रहता हूँ, मेरे पास छोड़ देना। तो देखो अब पवन अंकल को तो नहीं पता था ना कि संदीप अंकल को ये चिंता है, तो कैसे गुरुजी ने मेरे पवन अंकल को ये थॉट देके उनसे फ़ोन करवाया, और संदीप अंकल और रमन आंटी को दोनों को उनको केयर फ्री कर दिया, उनकी टेंशन दूर कर दी। तो उस वक्त उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि गुरुजी का जो बड़ा स्वरूप है ना वो हमारे पास छोड़ के जाएंगे। तो सर आंखों पे गुरुजी का स्वरूप है, तो गुरुजी का स्वरूप उन्होंने सोच रखा था वो हमारे पास देंगे। अब कमिंग बैक टू दिस गद्दी थिंग, 1 जुलाई इवनिंग में जब सत्संग हो गया, ये डिसाइड हो रहा था कि 2-3 दिन के बाद हम अपना बड़ा जो सोफा है जिसपे दरबार लगा है, दरबार बढ़ाएंगे।
तो बड़ा मन हमने बात की, मैंने पवन अंकल से कि मुझे सिंगल सीटर सोफ़ा चाहिए गुरुजी की गद्दी के लिए। मैंने कहा गुरुजी बस जल्दी से जल्दी लाना है। तो उधर रमन आंटी, उनका सब कुछ डिस्पोज ऑफ हो गया। उनके पास एक सिंगल सीटर सोफ़ा था जिसको उन्होंने सिर्फ गुरुजी के लिए गुरुजी की गद्दी की तरह यूज़ किया था जब जब उनके यहाँ सत्संग था। और जैसा उन्होंने बताया कि उन्होंने तो अपने बेटे को उस पर खेलने भी नहीं दिया, इतनी केयर करी उस सिंगल सीटर सोफ़ा की, क्योंकि वो खाली गुरुजी की गद्दी के लिए यूज़ होता था। संगत जी, उन्होंने बोला कि ना 1 जुलाई को जब ये बात हुई ना, तो 2 जुलाई मॉर्निंग पहले उनका मैसेज आया मेरे पास। तो मधुदी, आई हैव दिस सिंगल सीटर सोफा, आई वांट टू गिव इट टू यू, आर यू ओके विद दिस। अभी तक मुझे उनकी साइड की बात नहीं मालूम थी। मेरे मन में ये चल रहा है कि मुझे सिंगल सीटर सोफा लाना है गुरुजी की गद्दी के लिए, और अभी मुझे उनकी साइड की बात नहीं मालूम और उनको नहीं मालूम मेरे मन में क्या चल रहा है। उनकी तरफ से नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैसेज आ जाता है, मधुदी, आई हैव दिस सिंगल सीटर सोफा, आई वुड लाइक टू गिव इट टू यू, आर यू ओके विद दिस। तो मैं हैरान हो गई, इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस यार, मुझे सोफ़ा चाहिए, गुरुजी की गद्दी के लिए चाहिए, और वो मुझे पिक्चर भेजी और मुझे देना चाहते। पूछ भी नहीं, मतलब ऐसे पूछ रहे हैं आई यू ओके विद दिस, ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं कि वुड यू वांट टू टेक इट। तो मैं बड़ी हैरान हो गई। मैंने कहा नहीं यार, मुझे पूछना चाहिए, चल ये अचानक से कैसे हो गया। तो मैंने जब रमन आंटी को फ़ोन किया तो उनकी साइड की बात सुन के तो मैं हैरान हो गई। तो वो कहती हैं कि मधु आंटी, हम लोग ना सब कुछ डिस्पोज ऑफ कर रहे थे, सब कुछ तो हो रहा था, और आपको पता है कि हमने गुरुजी का बड़ा स्वरूप तो रिस्पेक्टफुली सोच रखा था आपके पास छोड़ेंगे, तो लेकिन जब जब इस सिंगल सीटर सोफ़ा इतनी अच्छी कंडीशन में है, जब जब इसकी बारी आती थी ना, तो कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आता था, हर कोई आता था, देख के पसंद करता था, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चन आ रही थी। एक आंटी आई, वो तो कहती है बहुत सुंदर है, लेकिन मेरा ड्राइंग रूम छोटा है। और मतलब इन्होंने तो मतलब मैं बोल रही हूँ कि इन्होंने फ्री देने की भी कोशिश करी, लेकिन मतलब गुरुजी चाहते ही नहीं थे। लेकिन ये जब जब गुरुजी के जब शुरू में इन्होंने इस सिंगल सीटर सोफ़ा को देने की बात करी ना, तो इन्होंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आपकी गद्दी के लिए ही लगाए हमेशा, तो काश कि ये किसी संगत के पास जाए। तो जब जब ये बोलती थी ना, तो इनके सामने मेरी फ़ोटो फ्लैश होती थी, लेकिन उस चीज़ को ये कैच नहीं कर पाई शायद। तो इन्होंने बोला कि ना, मैं जब जब गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी ये काश कि किसी संगत के पास जाए, क्योंकि इसकी कदर होनी चाहिए, इस पे सिर्फ ये आपकी गद्दी की तरह यूज़ हुआ है। तो वो जब जब बोलती थी ना, गुरुजी आप मैं चाहती हूँ संगत के पास जाए, मेरी फ़ोटो आती थी, लेकिन वो हेजिटेट कर जाती थी मुझसे पूछने के लिए। तो उन्होंने गुरुजी के सिग्नल्स को, जैसे कहती हैं कि मैं समझ नहीं पाई, वो हेजिटेट करती थी कि पता नहीं मधुदी को अच्छा लगेगा या नहीं। तो ऐसा होता रहा। अब जब 1 जुलाई को मेरी डिज़ायर स्ट्रांग हो गई कि मुझे गुरुजी की गद्दी चाहिए, और उधर वो डिस्पोज ऑफ कर रही है, और ये गुरुजी का जो गद्दी रूपी सिंगल सीटर सोफ़ा था, या सोफ़ा रूपी गद्दी जो भी बोलूँ, वो हो ही नहीं रहा था, कोई ना कोई अड़चन आ रही थी, क्योंकि गुरुजी यही चाहते थे कि किसी संगत के पास जाए। तो इस बार उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने बोला कि गुरुजी किसी संगत के पास जाए। फिर से गुरुजी ने मेरा चेहरा दिखाया, इस बार उनसे रहा ही नहीं गया, और गुरुजी ने इतनी ऑब्स्टेकल भी पैदा कर दी थी कि वो किसी के पास जाए ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने मुझे उस सोफ़ा की पिक्चर भेजी थी। तो जब मुझे उनकी साइड पता चली, मैं तो हैरान हो गई यार, मेरे मन की ख्वाहिश, उसकी जो एक उसके लिए इशू था, कैसे गुरुजी ने मुझे थॉट देके, उनको थॉट देके, कैसे इतना ब्यूटीफुल ब्लेसिंग दी मुझे, मेरे लिए सत्संग बना दिया, उनके लिए सत्संग बना दिया। तो जब मैंने उनको अपनी साइड की बात बोली, मैंने कहा यू नो व्हाई आई एम अमेज्ड, मैंने कहा अब आप मेरी साइड की चीज़ सुनो। तो मैंने उनको बताया कि मैं ये बोलती तो रहती थी गुरुजी से कि गुरुजी जैसे ही टाइम लगेगा मैं सिंगल सीटर सोफ़ा लेके आऊँगी आपकी गद्दी बनाने के लिए, लेकिन कल शाम को ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हुई है मेरे मन में, और ये सारा रीज़न है। तो वो सुन के हैरान हो गई कि इसलिए गुरुजी मुझे आपका फ़ोटो दिखाते थे, और मैं समझ ही नहीं पाई। तो देखो, गुरुजी का इतना शुक्राना, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, रमन आंटी को ब्लेस किया, संदीप अंकल को ब्लेस किया, पवन अंकल को ब्लेस किया, गुरुजी का बहुत शुक्राना। अब संगत जी, जब उन्होंने मुझे बोला ना, तो हम दोनों तो मतलब गुरुजी का गुणगान गाते रहे। आप समझ सकते हो हमारे ऊपर क्या बीती होगी। मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। तो रमन आंटी और मैं दोनों के दोनों बड़े हैरान हो गए। तो उन्होंने बोला कि अब देखो, गुरुजी का स्वरूप पहले ही तय हो गया था कि यहाँ आएगा, वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था, वो गुरुजी की टाइमिंग थी। तो लेकिन मैं बुद्धू थी, मैंने सोचा कि शायद इनका माइंड चेंज हो गया होगा रमन आंटी का। तो उन्होंने जब बोला ना कि अब तो तय है, ये आपके पास ही जाएगा, ये गद्दी आपके पास जाएगी, तो फिर कब लेने आ रहे हो। तो उन्होंने बोला कि ना वैन वगैरह नहीं मैं इसके लिए बुक करना चाहती। हम दोनों ने सोचा नहीं नहीं, ये गुरुजी की गद्दी है। तो मैंने उनको बोला कि वो गुरुजी का बड़ा स्वरूप अभी भी आप हमारे पास ही छोड़ के जाओगे। कहती हैं हाँ ऑफकोर्स ऑब्वियस। तो मैंने कहा बस फिर गुरुजी का बड़ा स्वरूप भी है, गद्दी भी है, फिर तो कोई कुरियर वैन नहीं, मैं खुद आऊँगी, बड़ी रिस्पेक्टफुली बाइज्जत गुरुजी का स्वरूप और गुरुजी की गद्दी लेके आऊँगी।
तो देखो मैंने डाउट भी कैसे किया कि उनका माइंड चेंज हो गया होगा। तो गुरुजी ने पहले ही गुरुजी का बड़ा स्वरूप डिसाइड करवा रखा था, यहाँ आएगा, गुरुजी की गद्दी आएगी। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा ठीक है हम आएंगे। अब आप संगत जी ये देखो, ये सत्संग यहाँ ख़त्म नहीं होता, ये मतलब इस सत्संग में और भी छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स हैं। जब उन्होंने कहा ना कब आ रहे हो, तो मैंने कहा अब देखो गुरु जी ने कितनी प्यारी थॉट दी मेरे मन में। उन्होंने बोला कि ना संजोती आंटी उन्हें आना था मेरे यहाँ मुझे मिलने के लिए, उनके पास बड़ी गाड़ी है, उसमें ये स्वरूप और ये गद्दी आ जाएगी, तो आप उनसे पूछो अगर वो आ रही हैं। तो मैंने कहा हाँ। और फिर उसके बाद मन में थॉट आता है कि 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे सत्संग, हमारे यहाँ के सुनंदन अंकल है, बड़े प्यारे हैं, बहुत एल्डरली, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। गुरुजी सुनंदन अंकल को भी बहुत ब्लेस करें। तो सुनंदन अंकल के यहाँ गुरुजी का बर्थडे सत्संग था 7 जुलाई को। तो मन में थॉट डालते हैं गुरुजी कि गुरुजी का वो जो बर्थडे सत्संग था ना, क्योंकि अभी भी लॉकडाउन चल रहा था, वो होना तो वर्चुअली था, जूम से ही था, क्योंकि गुरुजी महाराज ने सुनंदन अंकल के थ्रू मुझे सेवा दे रखी थी, तो मुझे वहाँ सेवा देने जाना था। तो मन में ये गुरुजी थॉट डालते हैं, मैं क्यों ना 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे का जो सत्संग होगा वहाँ से लंगर प्रसाद लेके मैं रमन आंटी के पास जाऊँ। देखो कितनी प्यारी सोच दी गुरुजी ने। जो फैमिली यहाँ से 5 साल के बाद शिफ्ट होके जा रही है और वो इतना इमोशनल हो रहे थे, उनको इतना ब्यूटीफुली बाय बाय करने के लिए गुरु परिवार भेजा, गुरु परिवार के हाथ में ब्लेस्ड लंगर प्रसाद भेजा। तो गुरुजी ने मुझे थॉट डाली, तो मैंने कहा 7 जुलाई को ना बर्थडे सत्संग है सुनंदन अंकल के यहाँ, तो ऐसा करते हैं वहाँ से लंगर प्रसाद लेके फिर आपके पास आते हैं। कहती हैं वाह इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो हम लोग खुश हो गए। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला संजोती आंटी आएंगी। तो मैंने कहा ठीक है। संजोती आंटी से बात करी तो कहती हैं क्यों नहीं, ये तो मेरी गाड़ी भी ब्लेस्ड हो जाएगी, क्यों नहीं, ये तो पूछने की बात ही नहीं। तो ये तय हो गया कि संजोती आंटी और मैं। अब संगत जी जब मैं रमन आंटी से बात कर रही थी और जब मैं संजोती आंटी से बात कर रही थी, जब मैं दोनों से बात कर रही थी ना, तो मेरे मन में आ रहा था कि काश कि अविनाश आंटी भी चलें रमन आंटी के यहाँ। अब मेरे मन में क्यों आया, सिंपली क्योंकि अविनाश आंटी मेरे लिए माँ बराबर है, अच्छा लगेगा उनके साथ, सिर्फ मेरे लिए तो ये था। लेकिन इस सोच के पीछे गुरुजी के बहुत बड़ा कारण था। मतलब रमन आंटी सोच रही थी कि अब मैं जा रही हूँ, पता नहीं कब यहाँ आना होगा, आना भी होगा या नहीं। काश कि अविनाश आंटी से मिलना हो पाता, क्योंकि अविनाश आंटी में हर कोई माँ देखता है, वो हमारे लिए सबके लिए मतलब वो ना मदरली अफेक्शन देती हैं। तो रमन आंटी के मन में चल रहा था कि काश कि अविनाश आंटी से मिलना हो जाता, फिर पता नहीं कब मिलना होगा। मेरे मन में आ गया मज़ा आएगा अविनाश आंटी भी चले। और अविनाश आंटी के मन में चल रहा था कि रमन ने जाना था इन दिनों में, पता नहीं कब जाना है, मन कर रहा है उससे मिल लूँ। तो अविनाश आंटी के मन में चल रहा है, रमन आंटी के मन में चल रहा है, और मेरे को गुरुजी थॉट दे देते हैं कि अविनाश आंटी भी चले। तो संजोती आंटी और मैंने जब ये डिसाइड किया, मतलब गुरुजी ने डिसाइड करवाया कि 7 जुलाई को हम लंगर प्रसाद लेके रमन आंटी के यहाँ जाएंगे। हमने अविनाश आंटी का डिस्कस नहीं किया, हमने फ़ोन रखा। तो जैसे ही फ़ोन रखा ना, अविनाश आंटी का फ़ोन आ गया मेरे पास। तो वो उन्होंने सेम चीज़ बोली कि मधु रमन ने जाना था इन दिनों, पता नहीं कब जा रही है, मेरा बड़ा मन है उससे मिलने को। तो कोई भी ये सोचेगा कि इनको हमारा प्लान पता चला होगा, इनकी संजोती आंटी से बात हुई होगी या रमन आंटी से बात हुई होगी। इट कैनॉट बी अ कोइंसिडेंस। मैंने फ़ोन रखा और उनका फ़ोन आ गया। तो मैंने कहा आंटी आपकी संजोती आंटी से बात हुई? कहती है नहीं। मैंने कहा रमन आंटी से? कहती है नहीं। तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा फिर क्यों कह रहे हो? कहती है नहीं, मेरे मन में बड़ा खिंचाव है, क्योंकि फिर पता नहीं कब मिलना होगा। तो मैंने कहा तो कुछ गुरुजी कर रहे हैं, मेरा भी मन था, आप चलो, आपके मन में भी खिंचाव है। तो मैंने कहा अगर संजोती आंटी मानती हैं तो चलते हैं। अब संजोती आंटी बड़ी प्यारी, उनको क्या प्रॉब्लम थी। तो संजोती आंटी, विनाश आंटी और मैं गुरुजी का बर्थडे सत्संग से गुरुजी का ब्लेस्ड लंगर प्रसाद गुरुजी की प्यारी रमन आंटी, संदीप आंटी और उनके बेटे विहान परिवार के लिए गुरुजी के आशीर्वाद के रूप में लेके गए। तो संगत जी जब हम वो लंगर प्रसाद लेके गए ना, बर्थडे सत्संग के अगले दिन गए हम, तो जब हम जा रहे थे ना, मेरे मन में बार बार वो आ रहा था, मैंने जो संगत गुरुजी को चोला फिजिकल फॉर्म में मिल चुकी है ना, उन संगत के मुंह से मैंने सुन रखा है कि ना गुरुजी कभी कभी अचानक कहते थे चलो उस आंटी दे यहाँ चलते हैं, चलो उत्थे चलते हैं, चलो उत्थे फार्म हाउस चलते हैं, क्योंकि गुरुजी ने उनको ब्लेस करना होता था। तो संगत जी जब से ये प्लान बना ना, मेरे मन में ऐसा आ रहा था जैसे गुरुजी कह रहे हैं चलो रमन आंटी दे यहाँ चलने हैं। मतलब जैसे गुरुजी हमारे साथ चल के, हमारे साथ लंगर प्रसाद ले जाके रमन आंटी और उनके परिवार को ब्लेस करने जा रहे हैं कि आपका आगे की फ्यूचर लाइफ भी अच्छी रहे और आप इमोशनल मत रहो। तो ना मैं आपको बता नहीं सकती, वो फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती थी, मुझे डाउट ही नहीं है कि वो गुरुजी कहते थे कि चलो रमन आंटी दे यहाँ चलने हैं।
तो संजोती आंटी, अविनाश आंटी और मैं गुरुजी का ब्लेस्ड लंगर प्रसाद लेके रमन आंटी के यहाँ गए। जब रमन आंटी ने अविनाश आंटी को देखा, उनको पता चला अविनाश आंटी आ रही हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। तब उन्होंने बताया कि मेरे मन में इतना हो रहा था कि मैं अविनाश आंटी को मिलूं, पता नहीं कब मिलना होगा। तो गुरुजी ने अविनाश आंटी को भी हमारे साथ भेज के अविनाश आंटी की ख्वाहिश पूरी करी, मेरी ख्वाहिश पूरी करी, रमन आंटी की ख्वाहिश पूरी करी। हमारा जो एक दूसरे को मिलने का वो था वो पूरा किया, और ब्लेस्ड लंगर प्रसाद रमन आंटी तक और उनके परिवार तक पहुंचाया, और मुझे ब्लेस्ड गद्दी, ये ब्लेस्ड गद्दी और गुरुजी का बड़ा स्वरूप दिया। मतलब कितनी सारी ब्लेसिंग्स, मतलब ये तो सब जो मुझे हमें दिख रही हैं, हमें समझ में आ रही हैं, और कितनी सारी ब्लेसिंग्स होगी जो हमें समझ में नहीं आ रही हैं। तो ये है इस ब्लेस्ड गद्दी का राज, या इस ब्लेस्ड गद्दी का सत्संग। तो ऐसे ये ब्लेस्ड गुरुजी के, हमारे प्यारे गुरुजी महाराज की गद्दी आई यहाँ पे। तो संगत जी जब अब रमन आंटी ने ना, अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों में जाना नहीं चाहती हूँ, बट मैं बहुत एक दो लाइन में बोलूँगी कि रमन आंटी ने बोला, उन्होंने सब कुछ तो पैक कर लिया था, ये आप ले जाओ, ये आप ले जाओ। अब मैं आपको क्या बताऊँ, एक दो चीज़ें ऐसी थी जो मुझे रियली चाहिए थी किचन में, एक दो चीज़ें। और शायद गुरुजी चाहते थे कि मैं लॉकडाउन में ना तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूं, ना मैं खुद लेने जाऊं। रमन आंटी ने वही दो चीज़ें क्यों बचा रखी थी मेरे लिए। तो मैं अगेन बोल रही हूँ, मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं जाऊंगी। अब अविनाश आंटी हैं, अविनाश आंटी के यहाँ उनको एक दो दिन से लग रहा था कि ना पानी गंदा आ रहा है, पता नहीं उनके यहाँ शायद प्योरीफायर था, काम करना बंद हो गया था या नहीं था। तो उनकी बेटी ने कहा कि हम वाटर फिल्टर लेते हैं, और रमन आंटी कहते हैं वाटर फिल्टर ले जाओ। ये कोइंसिडेंस हो सकता है क्या? उन्होंने बाकी सब कुछ पैक कर लिया, यही चीज़ क्यों बचाई जो अविनाश आंटी को चाहिए, वही दो चीज़ें क्यों बचाई जो मुझे चाहिए। तो मतलब मैं अगर आपको बताऊं ना, वो रियली वो बहुत ब्लेस्ड डे था, ब्लेस्ड मोमेंट था। गुरुजी ने जो रमन आंटी को ब्लेस किया, उनके परिवार को ब्लेस किया, और हम सबको ब्लेस किया। तो गुरुजी मतलब वही मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको छोटी छोटी सी चीज़ें बताऊँ ना, तो आपको पता ही है और विश्वास पक्का हो जाएगा कि कैसे हर वक्त आपकी छोटी छोटी सी ख्वाहिशों का भी गुरुजी ध्यान रखते हैं। तो गुरुजी का बड़ा शुक्राना, हमें इतना प्यार देने का, हमारी हर डिज़ायर फुलफिल करने का, अपनी मास्टर टाइमिंग के हिसाब से, अपनी मास्टर प्लानिंग के हिसाब से। संकट जी जब उन्होंने सामान दिया और गद्दी दी ना, तो हमें लगा कि गाड़ी में आएगा नहीं, लेकिन गुरुजी ने कैसे गाड़ी में फिट कर दिया, आज तक भी हम लोग बिलीव नहीं कर सकते। मतलब वो स्वरूप भी इतना बड़ा है, बहुत बड़ा स्वरूप है। मेरा बड़ा मन है किसी दिन सेवा में वो स्वरूप भी यहाँ लाऊं, गुरुजी की इच्छा हुई तो लाऊंगी। तो वो इतना बड़ा स्वरूप, और उसमें लेमिनेशन और फ्रेमिंग भी बहुत हार्ड हो रखी है, मतलब बहुत बड़ा साइज है उसका, और ऊपर से ये गद्दी, और ऊपर से और बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें, और ऊपर से फिर हम तीन लोग। तो वो गाड़ी में हमें लगा कैसे फिट होगा, लेकिन कैसे हो गया। संदीप अंकल ने किया, गुरुजी गाइड करते गए, और फर्स्ट क्लास ब्यूटीफुली हो गया, पता ही नहीं चला। तो संगत जी जब ये गद्दी घर पे आई ना, तो उस दिन क्योंकि हम बहुत थक चुके थे, तो हमने क्या किया, ये गद्दी ना ऊपर अपने फ्लैट में ही ना अपने डोर के पास रखी। मेरे हस्बैंड ने बोला कि ना अभी सो जाते हैं, तो कल सुबह इसको मैं अंदर ले आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। वो भी घर ही है, जहाँ घर में ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट नहीं करी, वो भी घर ही है, घर की समझ लो, डोर के बाहर। अब संगत जी मेरे हस्बैंड पवन अंकल नए नए जुड़े हैं, और उनको ना बड़ा शौक रहता है ड्राइंग रूम ठीक ठाक से रहे। तो उनको जब मैंने बोला ना कि गद्दी ड्राइंग रूम में, तो उन्होंने बोला अरे ये ड्राइंग रूम है, ये क्या है, एंड ही इज़ वेरी राइट ऑल्सो, ये ड्राइंग रूम है, क्या है। मैंने कहा नहीं आपको ये, और फिर उन्होंने जब देखा ना कि ग्रीन कलर का सोफ़ा गद्दी है, तो कहते हैं कि हमारा सारा फर्नीचर ब्राउन ब्लैक कलर का है, ग्रीन। मैंने कहा आपको इसमें ग्रीन कलर दिख रहा है, आपको ये नहीं दिख रहा कि कितना ब्यूटीफुली गुरुजी की गद्दी गुरुजी ने ब्लेस किया है हमें। तो कहते हैं नहीं नहीं, ड्राइंग रूम में थोड़ा रखना चाहिए। तो अब ऐसा जब होता है ना हस्बैंड वाइफ में, तो मेरी बेटी आरुषि आंटी ना, वो बीच में आके एज अ जज वो मीडियोकर बनती है, वो बताती है कौन गलत है कौन सही है। तो वो आई कहती मम्मा पापा सही तो कह रहे हैं, ये ड्राइंग रूम में है। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि हम इस गद्दी को मंदिर में रखेंगे, तो जब जब सत्संग होगा तो ले आएंगे। मैंने कहा ठीक है। अब जब मेजॉरिटी ये है तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी। तो लेकिन मेरे मन की बात गुरुजी तक पहुंच गई। मैंने कहा हाँ गुरुजी, मैं हर संडे सत्संग में यहाँ रखना है। मैं गुरुजी नहीं यहीं पे रखनी है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ बैठती हूँ। गुरुजी मुझे आपकी ब्लेस्ड गद्दी यहीं चाहिए। ये मन में बोल के सो गए रात को। तो अगले दिन सुबह मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा वो गद्दी है उसकी बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए, प्लीज़ अंदर ले आओ। संगत जी सिर्फ मैंने इतना बोला अंदर ले आओ। रात को क्या डिसाइड हुआ था कि वो मंदिर में रखेंगे और जब जब सत्संग होगा तब लेके आएंगे। तो अब मैं तो इट वॉज टेकन फॉर ग्रांटेड कि वो सीधा मंदिर में ले जाएंगे। तो कहते हैं हाँ मैं ले आता हूँ। अरे वो सीधा ड्राइंग रूम में ही ले आए।
सीधा ड्राइंग रूम में ले आए और बहुत अच्छे से बड़े ही प्यार से सेट कर रहे हैं, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, मधु मैं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक। मैं हैरान हो गई, यार ये कल रात को तो कह रहे थे मंदिर में रखूँगा, तो गुरुजी ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया, मेरी चाह भी पूरी कर दी, मेरे बिना रिमाइंड कराए, बिना पूछे, क्योंकि एक रात पहले डिसाइड हो गया था। अपने आप चुप करके यहाँ ले आए और उल्टा मुझसे पूछ रहे हैं कि ये सेटिंग ठीक है, ये ठीक है, मैं अभी यहाँ रख देता हूँ, जैसे करना हो बता देना। तो गुरुजी का बड़ा शुक्राना, कैसे गुरुजी ने सारा, मतलब गुरुजी को समझ में आ गया कि इसके मन में ये चल रहा है। और मेरे हस्बैंड पवन अंकल जो एक रात पहले ऐसे बोल रहे थे, उनका माइंड ही चेंज कर दिया। तो गुरुजी का बड़ा शुक्राना। मतलब इस ब्लेस्ड गद्दी के पीछे इतने सत्संग छुपे हैं, इतने सत्संग हैं कि मैं बोलूँ तो बोलती ही जाऊँगी। तो ऐसे गुरुजी ने ब्लेस्ड गद्दी दी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे ये गद्दी इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इससे गुरुजी ने रमन आंटी को ब्लेस किया। तो गुरुजी का सच में बड़ा शुक्राना है यार। मेरी गुरुजी से अरदास है, जब जब हो सके मुझसे सत्संग शेयर करवाएं। इस सत्संग से हम सब लोगों का फेथ बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है, स्ट्रेंथन होता है। हमें फिर से पता चलता है कि आपकी अगर कोई अरदास है, जैसे मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी पहले पूरी कर सकते थे, लेकिन गुरुजी ने तब करनी थी जब गुरुजी ने लंगर प्रसाद भी भिजवाना था रमन आंटी को, तब करनी थी जब रमन आंटी के पास ये गद्दी थी और उनको सोचना था कि संगत के पास जाए। गुरुजी ने तब करनी थी जब उनको भी फेयरवेल हो जाए। तो गुरुजी की टाइमिंग इज बेस्ट, गुरुजी इज द मास्टर प्लानर। तो इससे ये भी पता चलता है कि अगर हमने कभी गुरुजी से कोई अरदास करी है, वो फुलफिल नहीं हुई या उसका जवाब नहीं मिला है, उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे गुरुजी महाराज हमसे प्यार नहीं करते, या वो सुन नहीं रहे हैं, या वो हमसे नाराज हैं। नो, नेवर। इसका मतलब सिर्फ यही है, या तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, या ये टाइमिंग परफेक्ट नहीं है। आप टाइमिंग गुरुजी पे छोड़ दो। अगर वो चीज़ आपके लिए अच्छी है ना, तो गुरुजी इज द मास्टर प्लानर, उनके टाइमिंग के हिसाब से आपको ब्लेस की जाएगी। इससे पता चलता है ना, मतलब गुरुजी से कोई चीज़ छुपी थोड़ा है। मुझे बताओ संगत जी, मेरा कितना हुआ, मेरा बहुत मन कर रहा है एक और प्यारा सत्संग शेयर करने का, बड़ा ही बहुत मन कर रहा है। सोनिया आंटी, डू आई हैव सम टाइम? सोनिया कथुरिया आंटी या ब्लेसिंग्स टीम का कोई भी है, प्लीज़ मैं एक बहुत प्यारा सत्संग अभी कल का शेयर कर सकती हूँ। सोनिया आंटी प्लीज़ बता दो। जय गुरु जी। सोनिया कथुरिया आंटी या ब्लेसिंग्स टीम का कोई भी है, प्लीज़ मुझे बता दो, मैं एक और सत्संग शेयर कर सकती हूँ, या इसके बाद आपका कुछ स्केड्यूल है? सोनिया आंटी, ब्लेसिंग्स टीम का कोई है क्या? मैं और सत्संग शेयर कर सकती हूँ? चलो मैं, ओके ठीक है, मैं आपसे एक सत्संग शेयर करती हूँ। ये कल का ही सत्संग है। गुरुजी, संगत जी, गुरुजी ये अपनी मर्यादा में अपने ही ढंग से शेयर करवाना, आप सब कुछ आप ही करवाते हो गुरुजी। इसमें आपका गुणगान होना चाहिए, तू ही तू। दिस इज ऑल अबाउट तू ही तू, आपका गुणगान अपने तरीके से आप ही ये शेयर करवाओ गुरुजी। आपको पता है मैं इसमें क्या बताना चाहती हूँ। संगत जी, मुझे गुरुजी से जोड़ने वाली मेरी एल्डर सिस्टर मंजू आंटी हैं। गुरुजी मंजू आंटी को बहुत ब्लेस करें। गुरुजी तक जोड़ने के लिए जो आपका जरिया होता है ना, उसको कभी ना भूलो। उसके बाद एक बार आप जुड़ गए ना, तो आपकी 1 to 1 जर्नी है। लेकिन जो आपको गुरुजी तक ले जाता है, या जो आपको गुरुजी के बारे में बताता है, जो जरिया बनता है ना, उसको आप कभी मत भूलो। तो मुझे गुरुजी से जोड़ने वाली मेरी एल्डर सिस्टर मंजू भाटिया आंटी हैं, तो गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें। संगत जी, क्या हुआ, मंजू आंटी और मेरे जीजा जी की कल एनिवर्सरी थी, वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो परसों ना मुझे एक सेवा मिली थी कहीं पे गुरुजी का गुणगान करने की। तो मैं वो सेवा कर रही थी, और उसके पहले ना सोनिया कथुरिया आंटी की एनिवर्सरी थी, शायद 20th को। सोनिया कथुरिया आंटी बिलेटेड हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। कोई चीज़ बिलेटेड नहीं होती अगर विश दिल से आए। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। और जिस भी किसी की एनिवर्सरी या बर्थडे है आज, कल या इस मंथ में आने वाला है, आप सब लोगों को गुरुजी बहुत ब्लेस करें। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी। तो मेरी सिस्टर मंजू आंटी बैठी थी, वो सोनिया आंटी की ना एनिवर्सरी थी, तो ना लोग ना सोनिया आंटी को बहुत विश कर रहे थे। तो अब मंजू आंटी की एनिवर्सरी एक दिन बाद आने वाली थी। उनकी कल 21st को थी और आंटी की शायद 20th को थी। वो जो जब देख रही थी ना मंजू आंटी, तो उसमें ना लोग बहुत सोनिया आंटी को विश कर रहे थे।
तो मंजू आंटी के मन में ये ख्याल आया होगा, अरे सोनिया आंटी को बड़ी विशेष आ रही हैं, लोग ऐसे ऑनलाइन में ही विश कर रहे हैं। एक कई बार मन में ख्याल आ जाता है ना, वैसे तो वो मतलब, लेकिन उनके मन में ये ख्याल आ गया। तो इतने में, क्योंकि मेरी सेवा, जब भी मेरी सेवा होती है ना, तो मेरी बेटी आरुषि आंटी ना यहाँ पे सेट करके उसके बाद ना कुछ, क्योंकि मेरा ये मानना है जिसको गुरुजी ने सत्संग सुनवाना है सुनवा देंगे, तो मेरी बेटी ना 3-4 लोगों को वो लिंक शेयर कर देती है। तो वो लिंक मेरी मम्मी के पास भी जाता है और मेरी सिस्टर मंजू आंटी के पास भी जाता है। तो जब वो सोनिया आंटी का देख रही थी कि अरे लोग उनको बहुत विश कर रहे हैं, कल मेरी भी एनिवर्सरी है, इधर से मेरी सेवा का लिंक उनके पास पहुंच जाता है। और नॉर्मली मंजू आंटी मुझे बताती है कि लिंक ना इतनी जल्दी से खुलता नहीं है। ये लिंक उनके पास गया, उन्होंने क्लिक किया और फटाफट से खुल गया। ये गुरुजी की टाइमिंग और गुरुजी का सब कुछ देखो, ये लिंक खुल गया। और जब ये लिंक खुला ना, तब मैं क्या बोल रही थी संगत जी, जब मैं बोलती हूँ या जब हम बोलते हैं ना, हमें कभी भी मैसेजेस नहीं पढ़ने चाहिए, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि फुल फोकस करके गुरुजी का गुणगान करना चाहिए। मुझे याद है जितनी बार भी गुरुजी ने सेवा दी है, शायद 2-3 बार ही ऐसा हुआ होगा जब मेरी नज़र गई होगी। एक बार अंशु शर्मा आंटी का बेटा, ही इज़ नॉट वेल, तो वो बार बार बोलते हैं कि मैं ब्लेस माई सन, तो गुरुजी ने मेरी नज़र वहाँ पड़वाई। गुरुजी अंशु आंटी के बेटे को बहुत ब्लेस करें, संगत जी अरदास करो। और एक बार ये तब नज़र डलवाई, परसों जब मैं सेवा कर रही थी, तो मैं सेवा कर रही थी, लिंक मंजू आंटी के पास पहुंचा, उनके मन में चल रहा था अरे सोनिया आंटी को बड़ी विश आ रही हैं, और उनसे लिंक खुल जाता है सेवा का। और इधर से मैं बोल रही थी मुझे जोड़ने वाली मंजू आंटी हैं, कल मंजू आंटी और मेरे जीजा जी की एनिवर्सरी है, गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें, हैप्पी एनिवर्सरी मंजू आंटी एंड जीजा जी। तो उसके बाद कुछ संगत परिवार ने भी उनको विश किया। उनके मन में चल रहा है अरे उनको ऑनलाइन विश आ रही है, ऐसे विश आ रही है, और उनका लिंक खुल जाता है। और इधर मैं उस वक्त ये बोल रही हूँ, मुझे गुरुजी ने दिखा भी दिया मंजू भाटिया, और मैं ऑलरेडी मंजू भाटिया बोल रही थी कि मुझे जोड़ने वाली मंजू भाटिया आंटी हैं। और उसके बाद मैं एक ही फ्लो में बोल गई, गुरुजी बुलवा गए, क्योंकि मुझे अगर सेम डे हो तो आप बोलते हो, अगर नेक्स्ट डे हो नॉर्मली आप नहीं बोलते हो ना, लेकिन वो गुरुजी ने बुलवाना था, क्योंकि गुरुजी को पता था कि मंजू आंटी के मन में ये चल रहा था अरे सोनिया आंटी को विश आ रही है, मेरी भी कल एनिवर्सरी है। तो मेरे मुंह से गुरुजी ने निकलवा दिया कल उनकी एनिवर्सरी है, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें। तो वो बड़ी हैरान हो गई, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। अब संगत जी बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी, अब वो हैरान हो गई। 20th का दिन था, उन्होंने मुझे बाद में बताया, और ना मैंने ये सोच रखा था कि ना उनके यहाँ ना हम केक और कार्ड भिजवाएंगे। अब संगत जी क्योंकि मैंने सोचा कि यहाँ से अरेंज कर रही हूँ, दिस सत्संग इज अबाउट गुरुजी का गुणगान, तू ही तू, इट्स नॉट अबाउट मैं या क्या किया गया। मैं सिर्फ वही डिटेल बताऊंगी जिससे पता चलता है कि गुरुजी हाउ सच अ ब्यूटीफुल रोल ही प्लेज, छोटी छोटी सी चीज़ों में कैसे वो ब्लेस करते हैं। तो मैं सिर्फ वो बताऊंगी जिससे गुरुजी की वडियाई हो। तो संगत जी वो उनको डिलीवर करवाना था ना, अब मैं यहाँ से कर रही हूँ, तो मुझे ये लग रहा था, मैं ऐसे इंटरनेशनली पहली बार करवा रही थी, तो मुझे लगा पता नहीं सेम डे पहुँचेगा या नहीं, तो मैं ना 20th की डिलीवरी करवाती हूँ। तो संगत जी मैंने सोचा कि 20th में शाम की डिलीवरी करवाती हूँ केक की और कार्ड की। तो 20th के लिए मैंने 19th को बैठ के मैं सर्च करने लग गई। और हम जो गुरु परिवार वाले हैं ना, हम रोज़ सोचते हैं, तो मैंने सोचा कि ना उनको रोज़ फ्लावर्स तो भेजने ही हैं, केक भी डिसाइड हो गया। फिर मैंने सोचा कि ना उनको जो एनिवर्सरी का कार्ड है ना, उसमें भी रोज़ होना चाहिए। संगत जी मैंने 2-2.5 घंटे लगाए होंगे, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई, कॉम्बो ऑफर्स दिस एंड दैट, हर एक में। बर्थडे कार्ड में तो रोज आ रहा था, टू माई वाइफ में रोज आ रहा था, वैलेंटाइन कार्ड में रोज आ रहा था, एनिवर्सरी कार्ड में रोज नहीं आ रहा था, कुछ जैस्मिन फ्लावर्स आ रहे थे। मैंने कहा नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। मैं जब 2-2.5 घंटे लगा के जब मैं थक गई ना, तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा, मैंने कहा गुरुजी काश की एनिवर्सरी कार्ड में रोज होता। अब मैंने इमेजिन किया कि काश की एनिवर्सरी कार्ड में रोज होता और ऐसा होता, क्योंकि अभी तक मैं बर्थडे, वैलेंटाइन, मदर और टू माई वाइफ ऐसे कार्ड्स में रोज देख चुकी थी। एनिवर्सरी कार्ड में एक में भी रोज नहीं था, जैस्मिन फ्लावर, वो मुझे नहीं भेजना था। तो मैंने गुरुजी को देखा, मैंने कहा काश के एनिवर्सरी कार्ड में रोज होता, ये देखा। और उसके बाद नाउ आई गेव अप, मैंने कहा मैं कोई कॉम्बो ऑफर पे नहीं जाऊंगी, ये जो कार्ड दिखा रहे हैं ना ये मेरा मनपसंद नहीं है, मुझे रोज वाला चाहिए। और अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, इंडिया के साथ टाइम डिफरेंस, मैं कब डिसाइड करूंगी कब। मैंने क्या किया, केक और फ्लावर कर दिया। बाद में ना लिखा था टिक इफ़ यू वांट टू हैव ऐड एनीथिंग सप्लीमेंट्री। तो उसमें जैसे होता है ना कि अगर आप कैंडल भी भेजना चाहते हो, तो उसमें ये था एनिवर्सरी कार्ड स्मॉल या मीडियम। तो अगर आप उसमें टिक करोगे फिर अपनी मर्जी से एनिवर्सरी कार्ड भेजेंगे, आपको दिखाते नहीं है। तो मैंने कहा कुछ तो भेज दूँ, तो मैंने ना एनिवर्सरी कार्ड पर टिक कर दिया। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा कार्ड भेजेंगे, हैप्पी एनिवर्सरी लिखा होगा। मैंने टिक कर दिया कि जाना चाहिए एनिवर्सरी कार्ड, लेकिन मन में ख्वाहिश थी कि रोज़ वाला एनिवर्सरी कार्ड। तो मैंने वो टिक कर दिया। अब मैंने कहा भेजना ही है, फटाफट से करना है, ऑलरेडी मैं 2.5 घंटे लगा चुकी हूँ। लेकिन गुरुजी तक अरदास पहुंच गई थी कि इसका मन है कि एनिवर्सरी कार्ड पे
फ्लावर हो, रोज़ फ्लावर हो। संगत जी उसके बाद क्या हुआ, और फिर मैंने ये सोचा कि ना अगर मिडनाइट डिलीवरी हो तो कितना अच्छा हो, ताकि उनकी एनिवर्सरी 1 घंटे बाद हो और वो मिडनाइट में काटना चाहें तो बहुत अच्छा हो। और मैंने 21 सेम डे इसलिए नहीं किया, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, नहीं पहुंचा तो फर्स्ट टाइम आई वॉज डूइंग, इसलिए मैंने 20th किया। अब मैंने 20th मिडनाइट डिलीवरी का स्लॉट इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो चार्जेबल था। मैंने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैंने 10 AM to 7 PM वाला स्लॉट चूज़ कर लिया। तो मैंने कहा 7 PM डिलीवर हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन मन में था कि अगर 11-11:15 PM हो जाए तो वो मिडनाइट केक काट सकते हैं। अभी देखो, सोचो गुरुजी कितने प्यारे हैं। तो मैंने वो टिक किया 10 AM to 7 PM। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला आप ना फ़ोन करके, ये 19th को टिक किया 10 AM to 7 PM, 19th को सब डिसाइड हो गया और भेज दिया। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कल आप सुबह जल्दी उठ के उसको फ़ोन करके बंदे को पूछ लेना कि डिलीवर हो जाएगा। तो 20th को फ़ोन करके उसको पूछा, मैंने बोला कि डिलीवर, मैंने शुरुआत ऐसी करी डिलीवर हो गया। कहते नहीं मैम आपने तो 10 AM to 7 PM पे टिक किया ना। मैंने कहा हाँ हाँ। तो कहते हैं आपने तो वहाँ 7 PM लिखा है। मैंने कहा हाँ। तो जैसे गुरुजी ने मुंह से निकलवाया, मैंने कहा नहीं नहीं आप जितना मर्जी लेट करते हो, आप 11 PM 10 PM भी कर सकते हो। मुझे पता है वो मिड नाइट का चार्जेबल स्लॉट है, मेरे मुंह से ऐसे निकलवाया। और एक्चुअली अब गुरुजी की टाइमिंग देखो, गुरुजी ने अराउंड 11:15 PM उनको वो डिलीवर करवाया। तो मतलब गुरुजी ने मिडनाइट पे डिलीवर करवाया जो चाहती थी। इतना ही नहीं, जब उनके पास गया ना तो मेरी सेवा भी हुई थी। तो मेरे को ना मंजू आंटी अभी ये सारा बता रही थी, आज पता है क्या हुआ, मेरे मन में ये चल रहा था, सोनिया आंटी को विशेष आ रही थी, अचानक से तेरा आ गया, फिर तूने विश करना शुरू कर दिया। तो मेरे से वो चैट कर रही हैं, इतने में मेरे जीजा जी और मंजू आंटी लिखती हैं रिसीव्ड योर केक एंड फ्लावर्स, थैंक यू सो मच। और वो मुझे कार्ड की पिक्चर भेज देती हैं, रिसीव्ड दिस, थैंक यू सो मच। मैंने देखा तो मैं हैरान हूँ, मैंने कहा ये कार्ड पहुंचा है इनके पास। और वो कार्ड था एनिवर्सरी कार्ड विद द ब्यूटीफुल रोज़ फ्लावर। मैं जैसा चाहती थी, जैसा इमेजिन किया था वैसा एनिवर्सरी कार्ड, उसमें रोज़ फ्लावर, उसमें वर्डिंग भी इतनी अच्छी है और एक साइड में चीज़ ऐसी है जो वो शंख जैसी दिखती है। तो सोचो, जो मैं ढूंढ ढूंढ के 2 घंटे लगा के थक गई, मैं जो मैं चाहती थी मिला नहीं, मैंने आंख बंद करके गुरुजी पे छोड़ दिया, टिक कर दिया और उन तक वो पहुंचा। और मुझे पता भी ना चलता उन तक क्या पहुंचा है अगर मैं उनसे बाय चांस सेवा के बाद चैट ना कर रही होती और वो मुझे पिक्चर ना भेजते। तो हम लोग ना कल सारा दिन यही सोचते रहे, यार क्या किया गुरुजी ने, क्या किया। पहले तो मिडनाइट डिलीवरी करवा दी, मंजू आंटी के मन में चल रहा था सोनिया आंटी की विश दे के यहाँ करवा दिया, उधर से केक जो कार्ड है वो वाला भिजवा दिया। तो बहुत अच्छा लगा। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना मंजू आंटी और मेरे जीजा जी को ब्लेस करने का, उनकी एनिवर्सरी इतनी स्पेशल करने का। जैसे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, आप सब लोगों को भी ब्लेस करें, जिन किसी के भी बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज पे हैं, उन ओकेजन्स पे भी, और हमेशा हमेशा गुरुजी ब्लेस करते रहे। संगत जी ये सत्संग मुझे बड़ा प्यारा लगा था, कल ही हुआ था, मेरे मन में ख्वाहिश थी, इसलिए शुक्राना किया। तो गुरुजी का बड़ा शुक्राना, वडियाई गुरुजी की है, करते गुरुजी हैं, सब उन्होंने किया है। मैं नीवी तो मेरा सतगुरु उच्चा, सब उनका किया है, तू ही तू है। तो इट इज़ ऑल अबाउट गुरुजीज गुणगान, इट इज़ ऑल अबाउट गुरुजीज वडियाई। सत्संग में सिर्फ गुरुजी और गुरुजी का गुणगान होना चाहिए। तो गुरुजी का बड़ा शुक्राना, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। गुरुजी और संगत, अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना। मुझे बहुत आनंद आया यहाँ पे गुणगान करके, एज़ यूजुअल आपके साथ बैठ के। गुरुजी आप सब लोगों को बहुत ब्लेस करें, आपके लव्ड वंस को, आपकी फैमिलीज़ को परफेक्ट हेल्थ दें और आपको अच्छी जॉब दें, रोज़ी रोटी दें, बरकत बनी रहे और आपका प्यार बना रहे। और सबसे बड़ी बात क्या, सबसे बड़ी बात क्या कि गुरुजी हमारा हाथ कभी ना छोड़ें, हमारा साथ कभी ना छोड़ें। तो शुक्राना, थैंक यू सो मच सोनिया आंटी एंड ब्लेसिंग्स टीम, थैंक यू सो मच। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी, जय गुरु।